हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरु जी। यस गुरु जी में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। आप सभी लोगों को पता है कि अभी 11 फरवरी बहुत ही नज़दीक है। आज आपकी 8 तारीख हो गई है। 8, 9 और 10 3 दिन और आपके पास है। 11 तारीख को टेंशन नहीं लेना है, आराम से जाकर के एग्जाम को देना है। उसके लिए हमने भी लगातार निरंतर आपके साथ प्रयास किया। निश्चित रूप से 4-5 दिन थोड़ी टेक्निकल इशू आ गई थी, उसकी वजह से कुछ वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाए थे। उसके लिए हम एक बार फिर से क्षमा मांगते हैं। कुछ लक्ष्य ऐसे थे जो मैंने बनाए थे, वो संभवतः उस स्तर पर नहीं हो सके, फिर भी मैक्सिमम आपको देने का प्रयास किया गया। देखिए, हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा घटना सार को अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। मुझे उम्मीद है कि उससे आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर नहीं जाएंगे जहां हमने स्टार लगाए हैं। पूरा घटना सार अच्छे से कराया गया है। आई दृष्टि आई दृष्टि को भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ाया। उसमें वन लाइनर्स शुरुआत के जितने भी थे, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, खेलकूद, सब हमने अच्छे से पढ़ा दिया। 3 वीडियो में उसको कंप्लीट किया। उसके बाद एक वीडियो कंप्लीट मैराथन लिया, करीब करीब 2.5 घंटे के आसपास का है। उसमें हमने संपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं को कवर किया। फिर उसके बाद 2.25 घंटे के आसपास का एक वीडियो है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर किया। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, थोड़े टेक्निकल होते हैं, कौन छोड़े कौन पढ़े, इसलिए इसको बढ़ाना बहुत जरूरी था। ये चीजें आप यहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा। उम्मीद है कि इससे बाहर आपका अब जो है बाहर इससे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के नहीं जाएंगे। और हमने आपको हिस्ट्री में जैसे अपने नोट्स के बारे में हमने आपको बताया था कि आपको अपने नोट्स को करीब करीब क्रमबद्ध तरीके से हैंड रिटन नोट को अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। उसमें हमने सबसे पहले आपको प्राचीन इतिहास को आपको पढ़ाया। आपने अच्छे तरीके से देखा भी, भर करके सभी लोगों ने प्यार भी दिया, खूब देखा। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास को देखा, एक ही वीडियो में कवर किया। प्राचीन इतिहास को 2 भाग में कवर किया गया, 2 वीडियो में। जबकि मध्यकालीन इतिहास को एक वीडियो में मात्र 2 घंटे में पूरे मध्यकालीन इतिहास को पढ़ाया गया। और मैं आपको यह निश्चित रूप से यकीन दिला सकता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। तो जो बच्चे अभी न देखे उसको रिवाइज कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और प्राचीन इतिहास को भी आप रिवाइज करना, इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब हमने बताया था कि आपको मध्यकालीन इतिहास भी हम आपको बताएंगे। तो मध्यकालीन इतिहास, सॉरी, आधुनिक भारत के इतिहास भी आपको पढ़ाएंगे। तो आधुनिक भारत के इतिहास हमने अपने नोट्स से सिर्फ वो टॉपिक सिलेक्ट किया। देखो, सब कुछ पढ़ाना अभी संभव नहीं है। और जैसे कि अगर मान लो महात्मा गांधी के बारे में बात किया जाए, जब महात्मा गांधी भारत में आ गए, उन्होंने तमाम तरह के असहयोग आंदोलन चलाए, ठीक है। उसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि नेहरू का रिपोर्ट आता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं क्रमबद्ध तरीके से, वो आपको सबको पता है, ठीक है। ज्यादातर महात्मा गांधी के आने के बाद से और आजादी तक जो भी क्रमबद्ध तरीके से घटनाएं हुई हैं, वो जनरली ज्यादातर लोगों के दिमाग में रहती ही हैं। उसमें से गड़बड़ नहीं होता है। चाहे असहयोग आंदोलन हो जाए, चाहे कुछ भी इसमें से हो जाए। तो हमने क्या किया है कि जो पॉइंट थोड़े फैक्चुअल टाइप के होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, जहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उस सभी चीजों को हम यहाँ पर जो है कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन सारे टॉपिकों को एक साथ समाहित कर लिए हैं। और यकीन मानना कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का कम से कम 75% अकेले कवर करता है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। जो 25% छूट रहा है, उस 25% में वही सब कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा। समय मिलेगा तो उसको भी अगले वीडियो में बना ही देंगे। फिलहाल इसको एक जगह कलेक्ट करना बहुत जरूरी था, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में, आरओ एआरओ वाले में, निश्चित रूप से आपको इससे क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिलेंगे। जैसे क्या हम इसमें पढ़ाने वाले हैं, देखो, जैसे कि आपको पता है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आंग्ल और फ्रांसीसी के युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें कौन गवर्नर जनरल था, ठीक है, किसने नेतृत्व किया, कौन सी संधि हुई, यह सब अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। तो आंग्ल मैसूर युद्ध, कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, उन सभी आंग्ल मैसूर युद्ध को देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आंग्ल और मराठों के बीच में युद्ध हुए हैं, तो आंग्ल और मराठा के युद्ध भी हम देखेंगे। उसके बाद आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच, मतलब कर्नाटक का जिसको हम लोग बोलते हैं युद्ध, तो अंग्रेजों के साथ कर्नाटक का भी युद्ध हुआ है, उसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध बोलते हैं, वो सभी डिटेल हम लोग देखेंगे। तो ये सारा कुछ बेहतर तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद भारत में आपको पता है कि एक दौर था जब राजा राम मोहन राय थे, उसमें भारत में कई तरह के समाज सुधार आंदोलन चलाए गए। तो उसके बाद दयानंद सरस्वती भी आए। फिर उसके बाद आप देखेंगे आत्माराम पांडुरंग है, ज्योतिबा फुले है, तमाम तरह के सभी लोगों के द्वारा जो है जितने भी भारत में समाज सुधार आंदोलन चलाए गए, उसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद देखो, कुछ क्रांतिकारी आंदोलन। अच्छा, एक बात यह भी ध्यान रखना, यह मत सोचना क्रमबद्ध तरीके से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। जो 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 पॉइंट उठाया जाएगा वो अपने आप में कंप्लीट होगा, इतना आपको भरोसा दिलाएंगे। ये मत सोचना कि इसके बाद तो ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, ये कैसे आ गया, इसके चक्कर मत पड़ना। हमने सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जो आपका एक कंप्लीट टॉपिक अपने आप में हो, और
वह जो है बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी रखते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि क्रांतिकारी आंदोलन, तो जितने भी क्रांतिकारी हुए जैसे चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह हुए, ठीक है? तो सभी क्रांतिकारी आंदोलन उनके द्वारा जितनी भी संगठन जो है गठन किया गया, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि एचआरए हो गया, एचएसआरए हो गया, ठीक है? अनुशीलन समिति हो गया। तो जितनी भी समितियां गठन हुई उसमें कौन-कौन नेतृत्व हुआ, किसका क्या उद्देश्य रहा, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद देखो सुभाष चंद्र बोस को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और भारत में फिर शिक्षा का विकास और जो समाचार पत्र हैं, बहुत तरह के समाचार पत्र चलाए गए। भारत में कौन-सा भारतीयों के द्वारा चलाया गया समाचार पत्र है, सबको बेहतर बेहतर तरीके से डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखो भारत में एक लंबा कार्यकाल रहा अंग्रेजों का। अब उसके दौरान तमाम तरह के गवर्नर आए, गवर्नर जनरल आए, वायसराय आए, तो उनको भी हम लोग कनेक्ट करेंगे कि शुरू से लेकर अंत तक जो महत्वपूर्ण है, सब तो नहीं पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है, जिनका कार्यकाल महत्वपूर्ण रहा है, जिन्होंने भारत में कुछ योगदान दिया है या यहाँ पर व्यवस्था को परिवर्तन करने में योगदान दिया है, जिनका इतिहास में नाम जो है वास्तव में लिया जाता है वास्तविक रूप से, उनको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। उसके बाद देखो 1757 से लेकर के 1857 तक, एक मिनट, 1857 तक जितने भी प्रमुख विद्रोह हुए हैं जनजातियों के द्वारा, जैसे कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, तमाम तरह के विद्रोह हुए हैं। तो 100 वर्षों के इतिहास में जितने भी विद्रोह हुए हैं उन सबको हम लोग बेहतर तरीके से देखेंगे। और आपको पता है कि 1857 में खुद एक विद्रोह हुआ था जो भारत में कई तरह से परिवर्तन लेकर के भी आया। आप देखोगे कि महारानी विक्टोरिया का उसके बाद घोषणा पत्र आता है जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तमाम तरह का रिफॉर्म इंडिया में देखने को मिलता है। इसको भी बेहतर तरीके से देखेंगे, किसका किसका नेतृत्व कहां-कहां पे किया। एक पूरी भूमिका हम आपको बता रहे हैं, इस भूमिका को समझना कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे, किस क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखो तमाम तरह के किसान आंदोलन भी भारत में हुए हैं। तो उस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, कहां पर यह आंदोलन हुआ है, कब यह आंदोलन हुआ है, इससे भी संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको भी आराम से पढ़ेंगे। अब देखो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में हुई। तो कांग्रेस की स्थापना के समय कुछ प्रमुख संगठन जो है संगठित हुए थे। जैसे कि आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, उत्तर प्रदेश किसान सभा है, तमाम तरह के संगठन हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, तो उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद बहुत सारे कांग्रेस स्थापना के 1885 से पूर्व, इससे पहले भी बहुत सारे संगठनों का गठन हुआ था। तो उसके बारे में जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी हो गया, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो गया, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। जो इसमें से बहुत सारे सोसाइटी ऐसे भी जो भारत में ना होकर के इनकी शाखाएं कहां पर, विदेशों में भी है। तो इस तरह की चीजों को हम लोग प्रॉपर तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी जो हमने आपको भी समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़िएगा, पेशेंस रख के पढ़ेंगे, निश्चित रूप से यहाँ से मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं कि 5 से लेकर के 7 नंबर के आसपास आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 75% ये कवर करता है यहाँ से अपने आप में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारे बारे में है। अजेश कुमार पटेल, एक्सपीरियंस 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम, ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी, अनअकैडमी एजुकेटर इंटर्नशिप प्रोग्राम, एग्जाम प्लस एजुकेटर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, क्वालिफाइड हमारे द्वारा यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के रिटन एग्जाम क्वालिफाइड किए गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और तमाम तरह के वनडे लेवल के एग्जाम को भी क्रैक किया गया है। यहाँ पर आपको पीडीएफ पाने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस टेलीग्राम लिंक पर, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है और डेली के डेली यहाँ पर अपडेट आपको मिलते रहते हैं। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी पीडीएफ आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। नए हैं तो निश्चित रूप से सब चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है, इसको स्कैन करके भी आप पहुंच सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले जो है पॉइंट पे, पहले टॉपिक पे। हमने शुरू में जैसे आपको एक भूमिका बना दी, उसी भूमिका के आधार पर हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। ऑडियो और वीडियो उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर हो रही होगी, क्योंकि 2-3 दिन काफी डिस्टर्बेंस बना रहा। देखो पहला पॉइंट है आंग्ल और फ्रांसीसी, आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, सीधी सी बात है, और फ्रांसीसी का मतलब है कि जो फ्रांस के लोग भी तो शासन करने भारत में आए थे। जैसे अंग्रेज आए थे फ्रांस भी आए थे। इनके आने का क्रम भी आपको पता ही होगा कि सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाल आए थे, फिर इसके बाद कौन आए थे, डच आए थे, फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांस आए थे। ये आने का क्रम था। कई बार क्रम लगाने के लिए भी याद है, तो क्रम याद रखना। तो जाहिर सी बात है, जहां पर दो सत्ता, दो लोग शासन करना चाहेंगे तो आपस में टकराव होगा ही, क्योंकि शासन
करवाने वाले तो एक ही लोग हैं, कौन? भारत। भारत के ऊपर तो सब शासन कर रहे थे। अभी तक क्यों सही चल रहा था? क्योंकि अभी तक तो दिल्ली सल्तनत था, तो दिल्ली सल्तनत के लोग शासन कर रहे थे। मुगल काल था तो मुगल के लोग शासन कर रहे थे। मतलब शासन करने वाला एक ही था और जिस पर शासन किया जा रहा था वह भी एक ही देश था। यहाँ पर देश तो भारत ही बना है, लेकिन अब शासन करने वाले बहुत लोग आ गए। जैसे पुर्तगालिये भी अपना शासन करना चाह रहे थे, उसके बाद डच भी चाह रहे थे, अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी चाह रहे थे, फ्रांसीसी आए तो फ्रांसीसी भी चाह रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि आपस में टकराव होगा, लड़ाई होगा, जो मजबूत होगा, जो जीतेगा वही राज करेगा। तो अंत में वही हुआ भी कि अंततः अंग्रेज ही सबको हराने में कामयाब रहे और अंग्रेजों की जो कूटनीति रही वही भारत पर शासन करने लायक थी और वही जो है भारत पर शासन कर सके। तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1746 से लेकर के 1763 तक ये संघर्ष चला है। तो एक बात मोटा मोटी यह ध्यान रखना, कभी भी ये क्यों हमने बताया, क्योंकि दिमाग में जब स्किप करने लगता है, भूलने लगता है, तो ये ध्यान रखना कि आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुआ है 1746 से 1763 के बीच में ही तो हुआ है। तो अगर इसका मतलब अगर इसके बाहर का या इसके पहले का कोई भी युद्ध का डेट ना अगर आया हो, नहीं हो, तो उसको आप आपसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो कितने युद्ध हुए, तो 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। आंग्ल सब में लगा रहा है क्योंकि अंग्रेजों से हुआ है। पहला कब हुआ? देखो 1746, हमने यहां बताया है कि 1746 से स्टार्ट हुआ है और 1763 में लगातार नहीं हुआ, 3 युद्ध हुआ है। पहला युद्ध हुआ 1746 से लेकर 1748। अब किसके किसके बीच में हमने बता ही दिया। अब यह युद्ध समाप्त कैसे हुआ? तो एक्स ला सापेल की संधि होती है 1748 में और यह युद्ध क्या होता है? समाप्त होती है और इसमें फ्रांसीसियों की विजय होती है। जो इसका नेतृत्व करता है उस गवर्नर का नाम क्या है? डुप्ले। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो पहला युद्ध में कौन विजयी रहा? फ्रांसीसी। इसका मतलब है कि अभी आपको देखने को मिला होगा कि फ्रांसीसी क्या है? अंग्रेजों से मजबूत है। बस सीधा सीधा आप ध्यान रखिए। दूसरे वाले में अगर हम चलेंगे तो देखो ये 2 साल युद्ध चला, 46 से 48, और जैसे युद्ध समाप्त हुआ इधर घोषणा हुई समाप्ति की, मतलब संधि हुई एक्स ला सापेल की, फिर अगले ही साल तुरंत फिर से यह युद्ध का बिगुल बच गया और 1749 में यह युद्ध फिर शुरू हो गया और 54 तक चला है। ठीक है, तो 6 साल यह युद्ध आपको देखने को मिलेगा। तो यह बात ध्यान रखना कि यह पांडिचेरी की संधि होती है 1754 में, तब जाकर के कोई भी युद्ध समाप्त होने के लिए समझौता होना पड़ेगा। तो समझौता कौन सी हुई? पांडिचेरी। आपको पता है पांडिचेरी कहां पर है? भारत में ही है, तो वहीं पर संधि होती है उस पांडिचेरी वाले स्थान पर, इसलिए उसको पांडिचेरी की संधि। अब यहां पर देखो अंग्रेज विजय हो गए, अब अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता गया। अब तीसरा युद्ध देखो, तीसरा युद्ध 1757 से लेकर 1763 तक चला है। कब तक चला है? 1757 से लेकर 1763 तक चला है। अब यह युद्ध कब समाप्त होगा? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक है, और फ्रांसीसियों से युद्ध हो भी रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो मूल कारण था इस युद्ध का, यहां पर इसका कारण नहीं था, यह अंग्रेजों के साथ विवाद यूरोप में ही था और जब वहां का विवाद सुलझेगा तब यहां पर भी विवाद सुलझ जाएगा। तो जैसे ही यूरोप में युद्ध शुरू हुआ वैसे ही भारत में भी युद्ध शुरू हो गया। लेकिन जब यूरोप में पेरिस की संधि हो गई तब भारत में भी क्या हुआ? वह युद्ध समाप्त होता। इसीलिए माना जाता है कि पेरिस की संधि से युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। कब चला भैया? तो पहला वाला 2 साल चला था, दूसरा वाला 5 साल, देखो 49 से लेकर के 54 तक चला, और तीसरा वाला जो है 3 साल चला है, 57 से लेकर के, और सॉरी 57 से लेकर 63 तक 6 साल चला है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो 3 साल के गैप के बाद फिर से स्टार्ट हो गया। पहला तो तुरंत ही स्टार्ट हो गया 48 के बाद, जस्ट 49 में स्टार्ट हो गया, और यह क्या हुआ? 3 साल के गैप के बाद फिर स्टार्ट हो गया। तो अब आसान हो गया होगा याद करना कि 46 से 48, 1 साल का भी मौका नहीं मिला, 49 से 54, 3 साल का मौका मिला, फिर 57 से 63 यह युद्ध चला। पहला वाला जहां पर एक्स-ला-सापेल की संधि हुई थी, एक्स-ला-सापेल की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ था। फ्रांसीसियों का जो कि विजय हुआ था, इसलिए उसका गवर्नर का नाम याद रखना था, डुप्ले था। दूसरे युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे, पांडिचेरी की संधि हुई 1754 में, और तीसरे युद्ध में भी पेरिस की संधि होती है। आपको पता है कि फ्रांस में यह संधि हुई 1763 में। उसी के बीच में एक युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध, यह ध्यान रखना। यह वांडीवास का युद्ध ही एक्चुअल में जो है अंग्रेजों को काफी शक्तिशाली बनाता है और फ्रांसीसियों को डाउन कर देता है, क्योंकि इसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार होती है और अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ जाता है। इसी का देन रहता है कि यह संधि भी करने पे ये विवश हो जाते हैं, क्योंकि उनको वहां पर भी समझ में आ गया कि हमारी स्थिति कमजोर हो रही है। अब यहां पर देखो अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था? जो वांडीवास के युद्ध उसमें आयरकूट ने नेतृत्व किया था, और जिसमें फ्रांसीसी जो हार गए थे उसका नेतृत्व कौन किया था? काउंट डी लाली। यह भी पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह जो हमने आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को बताया, तीनों युद्ध को समझे होंगे।
वांडीवास का युद्ध खूब पूछा जाता है। यह ध्यान रखना कि इनके बीच में यह युद्ध हुआ है 1760 में, ठीक है। और यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई है। नेतृत्वकर्ता आयुरकूट थे अंग्रेजों का, और फ्रांसीसियों के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये आपके काउंट डी लाली थे। अब आ जाइए दूसरे युद्ध की तरफ चलते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखो, मैसूर का संबंध आपको पता है कि भारत में कर्नाटक में ही है, और अंग्रेज तो अंग्रेज ही होंगे। इसका मतलब है कि भारतीय कोई शासक होगा, और भारतीय शासक में भी कौन शासक है? तो आपको पता है कि महान टीपू सुल्तान का नाम आएगा, हैदर अली का नाम आएगा। तो पहले तो हैदर अली से युद्ध स्टार्ट होता है, ध्यान समझिएगा। हैदर अली से युद्ध स्टार्ट होता है, लेकिन जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका वीर पुत्र टीपू सुल्तान बीच में आकर के युद्ध को संभाल लेता है, नेतृत्व कर लेता है, और उसके बाद काफी वीरता के साथ यह भी लड़ता है। तो देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? 1767 से लेकर 1769। कब तक चला है? तो 1767 से लेकर 1799 तक इनके बीच संघर्ष रहा है। यह बात ध्यान रखना। तो कभी भी इसके बीच में आए तब समझना कि हाँ, ये इसके बीच का हो सकता है। कभी भी इसके बाहर का आएगा तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे। इसीलिए आपको ये मोटा मोटी याद रखना है कि 1767 से लेकर 1799। अब 1767 1799 में देखो, हमने आपको पहले बताया कि हैदर अली नेतृत्व करेगा, और अंग्रेजों की तरफ से कौन? लॉर्ड वेरलेस्ट जो है नेतृत्व करता है। अब यह युद्ध कैसे समाप्त होती है? तो मद्रास की संधि होती है 1769 में। हैदर अली दक्षिण भारत का पहला ऐसा शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में वो मारा जाता है, पराजित नहीं होता है, टीपू सुल्तान सत्ता संभाल लेता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हैदर अली के बारे में यह कहा जाता है कि वो अंग्रेजों से कभी पराजय नहीं स्वीकार किया, ना हुआ ही नहीं पराजय। तो पहला जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह 1767 से 1769 तक, मद्रास की संधि 1769 में होती है, और हैदर अली पराजित नहीं होता है, हैदर अली की इसमें विजय होती है। यह बात ध्यान रखना, मतलब अंग्रेज हार जाते हैं। दूसरा युद्ध देखो, यह भी 1769 तक चलता है, और उसके बाद 11 साल के बाद फिर देखो 80 में क्या होता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है 1780 से, और 4 साल चलता है 1784 तक। तो दूसरा युद्ध ध्यान रखना कि 1780 से लेकर के 1784 तक चला। जाहिर सी बात है, नेतृत्व करता हैदर अली ही होगा, और उसके बाद अंग्रेजों की तरफ से वारेन हेस्टिंग्स जो है नेतृत्व करता है। इसी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और टीपू सुल्तान क्या करता है? उस युद्ध की कमान अपने हाथों में संभाल लेता है। तो हैदर अली लड़ते लड़ते मारा जाता है, इसका पराजय नहीं होता। यह बात ध्यान रखना। क्योंकि टीपू सुल्तान बालक ही था, बच्चा ही था, अभी उतना युद्ध का एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि संधि होती है टीपू सुल्तान के साथ, मंगलौर की संधि होती है 1784 में। यह बात ध्यान रखिए, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के। अगर कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यह किस दो आंग्ल मैसूर युद्ध है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, किसके किसके बीच संधि होती है, तो वहां पर हैदर अली का नाम दिया जाता है। यह बात ध्यान रखना। हैदर अली की तो मृत्यु हो गई थी, तो टीपू सुल्तान हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि टीपू सुल्तान के साथ संधि होगी। तो टीपू सुल्तान को ध्यान रखिएगा, कब हुई थी? 1784 में हुई, क्योंकि 1780 1784 तक युद्ध चला है। अब देखो, 4 युद्ध लड़े गए। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे, तो 84 तक चला, 6 साल गैप रहा, फिर 1790 से स्टार्ट हो गया और 92 तक चला। तो 1790 से 1792 याद रखिए। अब यह जाहिर सी बात है, हैदर अली है नहीं तो टीपू सुल्तान ही कमान संभालेगा। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड कार्नवालिस आता है, तो लॉर्ड कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच युद्ध होता है, और यह भी पूछा जाता है किस संधि के तहत यह युद्ध समाप्ति होती है, तो श्रीरंगपत्तनम की संधि होती है। तीसरा युद्ध, 3 याद रख लेना, तीसरा युद्ध है, और पत्तनम में भी 3 आ रहा है, पत्तनम तनम, ये ध्यान रखना। तो श्रीरंगपत्तनम की संधि पूछा जाता है, 1792 में यह संधि होती है, और यह युद्ध क्या होती है? समाप्त होती है। लेकिन टीपू सुल्तान की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। अब अंग्रेजों ने उसका फायदा उठा करके, उनको लगा कि अभी स्थिति कमजोरी है, तो क्यों न फिर से धावा बोल दिया जाए। 1799 में फिर युद्ध हो जाता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जाहिर सी बात है, टीपू सुल्तान ही लड़ेगा, और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेलेजली लड़ता है। आपको पता है कि वेलेजली एक कूटनीतिज्ञ, काफी चतुर व्यक्ति था, उसी की सहायक संधि आपने सुना ही होगा। तब उसने क्या करता है कि टीपू को मार देता है, टीपू की मृत्यु हो जाती है, और मैसूर के साथ क्या करता है? सहायक संधि होती है। क्योंकि टीपू की मृत्यु के बाद भाई सत्ता पे कोई को किसी को बैठाएगा तभी तो उसके साथ संधि करेगा। तो वाडियार वंश के जो शासक थे उनको गद्दी पर बैठाता है, क्योंकि चूंकि उन्हीं के अंग्रेजों के ही माध्यम से वो गद्दी को प्राप्त करते हैं, इसलिए जाहिर सी बात है अंग्रेजों को क्या होंगे? वो चमचे ही होंगे। तो वाडियार वंश के साथ संधि करता है, मैसूर की सहायक संधि के साथ मैसूर क्या कर लेता है? विलय कर लेता है। उम्मीद करते हैं कि 2 युद्ध आपको समझ में आया होगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और उसके बाद हमने आंग्ल और फ्रांसीसियों के बारे में 3 युद्ध बताया, उसको आपने देखा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो आंग्ल मराठों के बीच संघर्ष हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। आंग्ल मराठों के बीच जो संघर्ष हुआ है वह 1775 से लेकर के 1818 के बीच हुआ है। ये बात ध्यान रखना एक मोटा मोटी कि 1775 से 1818 के बीच में ही आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो जरा सा देख लेते हैं। तो आंग्ल मराठा युद्ध में देखो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ है 1775 से लेकर 1782 तक हुआ। अब किसमें होगा? तो यहाँ पर पेशवाओं के साथ है। तो पेशवा नारायण माधवराव और अंग्रेज वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल था उसके बीच जो है क्या होता है? युद्ध होता है। इसमें सालबाई की संधि कई बार पूछी जाती है, 1782 में होती है और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि पेशवा नारायण माधवराव और अंग्रेज की तरफ से वारेन हेस्टिंग्स के मध्य युद्ध होता है और संधि होती है 1782 में सालबाई की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो 1803 से लेकर के 1806 तक यह युद्ध चलता है। लॉर्ड वेलेजली के काल में होता है। वही वेलेजली जो ऊपर अभी आपने देखा टीपू सुल्तान के साथ सहायक संधि, टीपू सुल्तान के मारने के बाद वाडियार वंश के साथ सहायक संधि करके मैसूर को विलय किया। तो अब उसके बाद 1802 में एक बशीन की संधि होती है, 1803 में देवगांव की संधि भी इसी में होती है और उसके बाद क्या होता है? यह युद्ध 1806 में जो है समाप्त माना जाता है। तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो देखिए आपका 1803 से 1806 तक चलता है। गवर्नर जनरल को याद रखना लॉर्ड वेलेजली काल में। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध देखो 1817 से लेकर के 1818 मात्र 1 साल चलता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ यह युद्ध होता है मराठों के साथ। तो यह तीनों युद्ध को याद रखिएगा मोटा मोटी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 1782, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806, इसी में बसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1870 से 1818 के बीच। लॉर्ड हेस्टिंग्स में गवर्नर जनरल रहता है। देखो मराठों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संधियां की गई, उसको देख लीजिए। जैसे देखो अगर हम पुरंदर की संधि की बात करें, कई बार पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई है? तो 1665 में हुई है मुगलों की ओर से जयसिंह ने और शिवाजी की तरफ से। ठीक है, ये याद रखना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सूरत की संधि देखो 1775 में हुई है रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और सालबाई की संधि 1782 में भी हमने आपको दिखाया, पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच में। 1802 में बशीन की संधि देखो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। और देवगांव की संधि एक और हुई है, यह हुई है कब? बरार के भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुई। इतना चीज आप ध्यान रखना। एक मिनट, बस एक मिनट चेक कर ले कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। चलिए सब कुछ ठीक है। अब आ जाइए आंग्ल नेपाल युद्ध। देखो नेपाल के साथ भी कुछ अंग्रेजों का टकराव हुआ। ठीक है, तो जरा से देखो 1814 से लेकर 1816 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ है। ठीक है, और आंग्ल नेपाल के युद्ध के समय गवर्नर जनरल अंग्रेजों की तरफ से कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। 1813 से 1823 तक की गवर्नर जनरल रहा है। इसी के दरमियान में 1814 से 1816 के बीच में आंग्ल और नेपाल के बीच युद्ध हुआ। सगौली की संधि कई बार पूछी जाती है, किसके किसके बीच में होती है? तो अंग्रेजों और नेपाल के बीच में हुई है 1816 में। उसके बाद क्या होता है? यह युद्ध समाप्त होता है। यह बात ध्यान रखना। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी जो भी आपने देखा था पीछे, यह भी इसी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही हुआ था। 1817 से 1818 के बीच में यह गवर्नर जनरल 1818 से 1823 तक रहा। यह बात ध्यान रखना। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। 1800 देखो डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत, आपको पता है कि डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत हड़प जो नीति का सिद्धांत था, ठीक है, उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्यों का विलय किया गया उसका क्रम पूछ लेता है कि डलहौजी ने हड़प नीति के तहत किस किस राज्य को पहले किसको बाद में क्रम लगाने के लिए आता है। तो उसको जरा ध्यान रखिएगा। डलहौजी कार्यकाल देख लीजिए 1848 से लेकर के 1848 से लेकर 1856 तक यह भारत में शासन करता, मतलब भारत में गवर्नर जनरल रहता है। और उसके बाद देखो सतारा में 1848 सबसे पहले सतारा राज्य को मिलाने वाला जो है यह है, पहले सबसे नंबर पे 1 पे मिलाता है। दूसरे नंबर पे जैतपुर और संभलपुर को क्या करता है, जो है 1849 में हड़प नीति के तहत मिला लेता है। और 1850 में देखो बघात को मिलाता है। और आपको पता है कि 1853 में झांसी को मिला लेता है। 1856 में अवध को मिला लेता है और उदयपुर को
उसके बाद और नागपुर को उसके बाद। यही क्रम है, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 5 तक भी याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। जैसे सतारा, जैतपुर, तीसरा संभलपुर, इन दोनों को एक ही साथ मिलाता है, लेकिन पहले जैतपुर फिर संबलपुर को, उसके बाद बघात को, फिर झांसी को और फिर अवध को। ठीक है, इतना अवध को आपको पता है कुशासन का आरोप लगा करके मिला लेता है। तो ये ध्यान रखना कि हड़प नीति के तहत ये मिलाए गए कुछ प्रमुख राज्य थे। अब आइए आगे चलते हैं। कुछ प्रमुख जो है आपके जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे, देखो ये 2016 का नोट्स है। 2016 में बनाए गए नोट्स हैं, तो थोड़ा सा राइटिंग इश्यू हो सकती है, लेकिन डिकोड तो कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से कर दे ताकि आपका काम एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका बन जाए। तो उसमें देखो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हिंदू सुधार आंदोलन की लोग बात करेंगे। तो पहले हिंदू सुधार आंदोलन में देखो जैसे ब्रह्म समाज, तो कई बार आपने पढ़ा भी होगा। तो ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन है। यह पहला आंदोलन है जब हिंदुओं के धर्म में तमाम तरह के जो पाखंड चल गया था, अविश्वास चल गया था। ठीक है, तमाम तरह की आप कह सकते हैं कि उसमें किसी एक ही वर्ग का वर्चस्व हो गया था। ठीक है, और काफी जनता जो है उसी चीज में फंसती चली जा रही थी। तो उस सब चीजों से निकालने के लिए सती प्रथा का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया था। इन सब जगह से निकालने के लिए ब्रह्म समाज का जो है आपको पता है कि विकास हुआ। स्थापना इसकी होती है कि 20 अगस्त 1828 में। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। तो यह डेट याद रखना, 1828 में। कहां पर स्थापना किए थे? तो कलकत्ता में किए थे। इसका उद्देश्य क्या था? सती प्रथा का अंत करना, बहु विवाह को रोकना, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता, जो भेदभाव बढ़ गया था, हमने आपको पहले ही बताया, उसी को रोकना इसका मेन उद्देश्य था। अब उसके साथ साथ देखो प्रमुख संस्थानों की स्थापना की गई। इससे आत्मीय सभा 1814 से 15 और ब्रह्म समाज की स्थापना कब? 1828 में। सॉरी, अब देखो 1814 से 1815 के समय आत्मीय सभा का भी स्थापना किया गया। राजा राम मोहन राय को कई सारी उपाधियां प्राप्त हुई। यह पूछा जाता है कि यह उपाधियां किसको दी गई है। तो ध्यान रखना कि भारत का पुनर्जागरण का पिता किसको कहा गया है? तो राजा राम मोहन राय कहा गया है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य जो सेतु का काम कर रहे हैं वह भी राजा राम मोहन राय है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इनको कहा गया, आधुनिक भारत का पिता कहा गया, प्रथम आधुनिक पुरुष कहा गया और युगदूत भी कहा गया। किसको? राजा राम मोहन राय। ये बात ध्यान रखना, ये सब पूछे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। और जबकि मुगल शासक अकबर द्वितीय की बात हो रही, अकबर प्रथम की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये अकबर द्वितीय जो शासन किया जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद की बात है। उसने राजा कहा किसको? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, 1 मिनट बस मुझे दीजिएगा, मैं आ रहा हूं। हाँ, चलिए 1 मिनट बस चेक कर ले। चलिए, अब देखो यहाँ पे कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं, जैसे संवाद कौमुदी है। अब यह पूछा जाता है संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखी गई थी? बंगाली भाषा में। यह भारतीयों द्वारा संपादित, प्रकाशित तथा संचालित प्रथम भारतीय समाचार पत्र है। यह बात ध्यान रखना, भारतीयों के द्वारा संपादित किया गया, इन्हीं के द्वारा प्रकाशन किया गया और इन्हीं के द्वारा संचालन किया गया। तो यह ध्यान रखना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हमने बताया। बाद में आगे चल करके जब ब्रह्म समाज के जो मूल संस्थापक थे राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, उसके बाद ये आगे चल करके 2 भागों में टूट जाता है। एक आदि ब्रह्म समाज, एक भारतीय या नवीन ब्रह्म समाज। यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। नवीन ब्रह्म समाज को ही भारतीय ब्रह्म समाज भी कहते हैं। 1866 में दोनों संस्थाएं अलग हो गई। क्यों? क्योंकि अब कह सकते हो कि विचारों का मतभेद हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो संचालन किया वो आदि ब्रह्म समाज संस्था का किया। उसमें उन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाया। और आचार्य केशव चंद्र सेन ने भारतीय या नवीन ब्रह्म समाज जो संस्था थी उसका नेतृत्व किया। ठीक है, और इसी की जो शाखाएं हैं ब्रह्म समाज की, नवीन ब्रह्म समाज की, ये पंजाब में, यूपी में, मद्रास भी सब जगहों पे खोली गई। उसके बाद देखो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में यही देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, इनका उद्देश्य ही था राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार प्रसार करना। तत्वबोधिनी सभा के माध्यम से भी यही काम करते थे, क्योंकि बाद में जब इनको अवसर मिला तो इन्होंने
जब देखा कि अब ये विचार नहीं मेल हो रहे हैं तो उन्होंने 1866 में यह सहमति से ये हुआ कि अब ये 2 भागों में तोड़ दिया जाए और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना के नेतृत्वकर्ता यही थे। इनका मूल उद्देश्य अभी भी यही बना रहा कि राजा राम मोहन राय के बातों को प्रचारित प्रसारित किया जाए। तो याद कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के द्वारा किया गया, पूछा जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, ऊपर हमने दिखाया ही आपको। कुछ प्रमुख पत्रिकाएं इनके द्वारा संपादित की गई, जैसे कि संवाद कौमुदी, यह याद रखना किस भाषा में, बंगाली भाषा में। मिरातुल अखबार किस भाषा में है, फारसी भाषा में। इतना चीज ध्यान रखना, इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। आइए अब आर्य समाज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना देखो कब हुई थी, 1875 में हुई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा, इन्हीं का नाम मूल शंकर है, ठीक है। इनका एक मूल नाम मूल शंकर भी है। 1824 से लेकर के 1883 तक की जो है रहे हैं। 1875 में बंबई में इन्होंने क्या किया, आर्य समाज की स्थापना की। यह भी स्थान ध्यान रखना, कहां पर, बंबई में। इनका उद्देश्य क्या है, देखो, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, धार्मिक अनुष्ठान, अवतारवाद की आलोचना करना। सोचो उस समय 1875 में यह लोग मूर्ति पूजा की, बहुदेववाद की, धार्मिक अनुष्ठान की, अवतारवाद की आलोचना कर रहे थे और उस समय के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे थे। लेकिन अगर आज का दौर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिर से उसी दौर में जा रहा है, फिर उसी तरह की जो है चीजें आगे बढ़ रही हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो मूल मुद्दे हैं, जो मूल आप क्या कह सकते हैं कि चीजें हैं, उससे थोड़ा सा भटकाव की दिशा में, जरूरी सब है, वह भी जरूरी है, लेकिन मूल चीज को भी आप ध्यान में रखना होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। किसी भी एक चीज में ही सिर्फ बह करके चले जाना यह ठीक नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के विचारों का संकलन, इनकी कृति कहां पर, सत्यार्थ प्रकाश में मिलती है, ये बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश पूछा जाता है। शुद्ध आंदोलन इन्होंने चलाया। शुद्ध आंदोलन क्यों चलाया, इन्होंने कहा कि पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर मिला, कि जो लोग अपने धर्म को परिवर्तन, आपको पता है कि जब ईसाई भारत में आए थे तो बहुत सारे हिंदुओं को ईसाई में कन्वर्ट किया था, तो इन्होंने शुद्ध आंदोलन चलाया और उन्होंने एक अवसर दिया कि जो लोग ईसाई में कन्वर्ट हो चुके हैं या किसी अन्य धर्म को ग्रहण कर चुके हैं, वह पुनः हिंदू धर्म में आ सकते हैं। तो यह ध्यान रखना। वेदों की ओर लौटना इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि मूल स्रोत, मूल ज्ञान वेदों में ही है, वेद ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं, सही दिशा दिखाते हैं। इसलिए जो अन्य जो पाखंड में आप फंस रहे हैं, उस पाखंड को छोड़ करके आप बल्कि वेदों की ओर लौटिए और जो सत्य का ज्ञान है उसको आप लोग लीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है, यह बात नोट कर लेना, कई बार पूछा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई, आपको पता है। किसके द्वारा किया गया, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया, तो कलकत्ता के समीप बेलूर मठ, आपको पता है, वहीं पर कलकत्ता में इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद। 1893 में इन्होंने शिकागो में एक संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में, पता है कि आपके भाषण से, इन्होंने इसी भाषण से ख्याति प्राप्त की थी, यह पूछा जाता है, यह भी ध्यान रखना। 1893 सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कहा था, आध्यात्मिक पिता दिया। पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। स्वामी जी ने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में जो है पत्रिका का क्या किया था, प्रकाशन किया था। तो प्रबुद्ध भारत किस भाषा में, हिंदी भाषा में नहीं, अंग्रेजी भाषा। अब उसके बाद देखो 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो आप उसी समय देखोगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना हुई, ठीक है, 1875 में। यह 7 सितंबर 1875 को हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मैडम ब्लॉटस्की, जो रूसी महिला है, उनके द्वारा, और कर्नल हेनरी अल्काट, यह अमेरिकी सैनिक है, इनके द्वारा किया गया। दो अलग अलग जगहों के हैं, यह रूसी महिला है मैडम ब्लॉटस्की, और यह अमेरिकी सैनिक है, कौन, कर्नल हेनरी अल्काट, नाम याद रखना। स्थापना न्यूयॉर्क यूएसए में किया गया। यह पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां पर हुआ है, तो भारत में नहीं हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ। 1882 में भारत के मद्रास में अडयार नदी के तट पर मुख्यालय इसका स्थापित किया गया। तो पूछा जाता है कि भारत में कहां पर इसका मुख्यालय बनाया गया था, तो अडयार नदी के तट पर। कहां पर पड़ता है अडयार नदी, आपका मद्रास में, साउथ वाले रीजन में। कब, 1882 में। भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसको जाता है, एनी बेसेंट को जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1898 ईस्वी में उन्होंने बनारस में CHS सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की,
जो आगे चलकर 1916 में आपको पता है कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा नींव रखी गई, किसकी? बीएचयू की। आयरलैंड के होम रूल लीग की तरह ही एनी बेसेंट ने भारत में भी क्या किया था? होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी को भी भारत में ज्यादातर फैलाने का जो श्रेय दिया जाता है वह भी आपको एनी बेसेंट को ही दिया जाता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग प्रार्थना समाज के बारे में जरा पढ़ते हैं। 1867 याद रखना, 1867। केशव चंद्र, अभी आपने पीछे पढ़ा था, नवीन या जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुआ था। तो वही केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। कब? 1867 में। इसके संस्थापक माने कौन जाते हैं? तो आत्माराम पांडुरंग। ये बात ध्यान रखना। तो अगर आचार्य केशव चंद्र सेन भी हो, आत्माराम पांडुरंग भी हो, तो आप आत्माराम पांडुरंग को लगा दीजिएगा। अगर ये नहीं रहेंगे तब आचार्य केशव चंद्र सेन को आप लगा दीजिएगा। महादेव गोविंद रनाटे इस संस्था में 1869 ईस्वी में जुड़े थे। मतलब बाद में महादेव गोविंद रनाडे भी संस्था में जुड़ गए थे और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक महादेव गोविंद रनाडे ने ही किया था। तो अगर यह पूछे कि महाराष्ट्र में किसके द्वारा प्रार्थना समाज का जो है प्रचार प्रसार किया गया था, तो महादेव गोविंद रनाडे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। सत्यशोधक समाज के बारे में कई बार पूछा जाता है। तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई है। किसके द्वारा? तो इसके संस्थापक है ज्योतिबा फुले। ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य था जो पिछड़ी जातियां थी उनको अपने अधिकारों के प्रति क्या करना? सजग बनाना। जितने भी पिछड़ी जातियां थी, चाहे एससी एसटी जो भी रहे हो उस समय में, उनको उनके अधिकारों को लेकर सजग बनाना। और उन्होंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी, गुलामगिरी। यह पूछी जाती कई बार, कब? 1872 में। ठीक है, यह बात ध्यान रखना। और ज्योतिबा समाज ब्राह्मणवाद का क्या था? विरोधी था। अब देखो यहां पर आ जाइए, हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन की हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। जो हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन चलाए गए उस समय, हम यहाँ पर जरा एक लाइन में, एक क्रम में जरा देख लेंगे, ताकि हमारा उद्देश्य इस वीडियो का याद करना, बार बार आप इसको देखते रहिए ताकि आपको याद हो जाए। देखो, आत्मीय सभा 1815, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1828, राजा राम मोहन राय। 1839 में हमने बताया देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधि सभा। 1866 में आपको पता है कि भारतीय ब्रह्म समाज टूट गया। एक आदि ब्रह्म समाज, एक नवीन ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, आचार्य केशव चंद्र सेन हो गए। ठीक है, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए। तो ये हमने आपको ऊपर आपको अच्छे से समझा दिया। उसके बाद देखो, प्रार्थना समाज 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में कहां पर? ये ध्यान रखना, न्यूयॉर्क में, मैडम ब्लाउटस्की रूसी महिला और अमेरिका का सैनिक कर्नल अलकाट के द्वारा। रामकृष्ण मिशन को हमने आपको समझा 1897। कुछ बच्चे 1893 लगा देते हैं। यह बात ध्यान रखना कि 1893 में उनका शिकागो में भाषण हुआ था, लेकिन स्थापना वहां से आने के बाद 1897 में बेलूर में किया था। इसने स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय सेवा समाज, यह बीपीएससी में एक बार 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो वहां पर हिंदी दे दिया था, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, भारत सेवा समाज दे दिया था। ज्यादातर बच्चे सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया याद रखते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि 1905 में जीके गोखले गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय हेनरी लुई विवियन डेरोजियो को दिया जाता है। भारत में यंग बंगाल आंदोलन शुरू करने का श्रेय हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। वहाबी आंदोलन जो भारत में चलाया गया था, उसका प्रमुख केंद्र कहां पर था? पटना में था। और इसका चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सैयद अहमद बरेलवी को। कुछ देखो मैप के माध्यम से जो महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए गए हैं, जरा उसको देख लो। वहाबी आंदोलन के बारे में अभी बात हो रहा था। ठीक है, वहाबी आंदोलन, इसका केंद्र कहां रहा है? पटना रहा है। सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा चलाया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में हुई थी। कहां पर? कलकत्ता में, बेलूर नामक स्थान पर। उसके बाद देखो, कलकत्ता में ही ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में राजा राम मोहन राय के। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डोरोजियो के द्वारा चलाया गया था, यह भी हमने बताया, कलकत्ता में। मद्रास में अडयार नदी के तट पर देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, मैडम ब्लाउटस्की के द्वारा और कर्नल हेनरी अलकाट के द्वारा, तो ये ध्यान रखना। और उसके बाद वेद समाज की स्थापना भी यहीं पर 1875 में की गई। मुंबई में देखो प्रार्थना समाज की स्थापना भी हमने आपको बताया। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। यहां पर हमने आपको दिखाया। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा। यहां पर देखो आर्य समाज की स्थापना
1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्य शोधक समाज की अभी हमने आपको बताया कि ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो मुख्य मुख्य चीजों को हमने आपको मैप में दिखाया। अब देखो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कुछ कानून थे, जैसे कि सती प्रथा निषेध कानून कब आया था? 1829 में आया था। सती प्रथा को बैन किया गया था, आपको पता है कि सती प्रथा में क्या होता था, सब आपको पता है। किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में कानून पारित हुआ था 1829 में। यह बात ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, मतलब जो हिंदू की जो महिलाएं हैं अगर वो विधवा हो जाती थी तो उनको दोबारा विवाह करने का अधिकार नहीं था, लेकिन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में। यह बात ध्यान रखना। एक शारदा एक्ट आया था 1930 में। यह कई बार पूछा जाता है कि इसमें लड़की की उम्र और लड़का की उम्र क्या है शादी की, तो लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़का की उम्र क्या 21 वर्ष है। ये बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखो वायकोम सत्याग्रह, केरल में वायकोम त्रावणकोर गांव में मंदिरों में प्रवेश लेकर के यह आंदोलन हुआ था। अभी हम लोग आगे फिलहाल सब आंदोलन पढ़ने वाले हैं, कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण, उसको आप देख लीजिए कि वायकोम सत्याग्रह आंदोलन कहां पर हुआ है? केरल में वायकोम जगह पड़ता है, वहीं पर उस गांव में मंदिरों में प्रवेश करने को लेकर के आंदोलन हुआ था 1923 में। आइए अब कुछ क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ते हैं। भारत में हुए कुछ प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन, उसकी स्थापना कब हुई, उसके संस्थापक कौन रहे हैं, ठीक है, और कहां पर यह आंदोलन हुआ है। क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए दिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। जैसे मित्र मेला, मित्र मेला की स्थापना कब हुई बच्चा? तो 1899 में हुई है। विनय दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा यह स्थापना किया गया है। कहां पर? महाराष्ट्र में। तो इसको याद रखना कि विनय दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर मित्र मेला संबंधित थे 1899 में। कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि मित्र मेला की स्थापना 1905 में हुई है, यह गलत है, ठीक है। अब देखो अभिनव भारत समाज की स्थापना कब हुई है? 1904 में हुई है। विनय दामोदर सावरकर महाराष्ट्र में, ठीक है। विनय दामोदर सावरकर जो ऊपर थे वही विनय दामोदर सावरकर द्वारा 1904 में अभिनव भारत समाज की यह एक गुप्त संगठन था, यह बात ध्यान रखना। ढाका अनुशीलन समिति, ढाका आपको पता है बांग्लादेश में पड़ता है, 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ढाका अनुशीलन समिति की। कहां पर? ढाका में। यह ढाका अनुशीलन समिति है। एक इसी को पुनर्गठित किया गया, इसका नाम रखा गया अनुशीलन समिति। कब? 1907 में। इसमें देखो बारेंद्र कुमार घोष, पी मित्रा तो रहेंगे ही, पुलिन दास रहेंगे ही, और उसके बाद प्रबोध मित्र और अरविंदो घोष भी इसमें शामिल हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो बारेंद्र कुमार घोष, ठीक है, प्रबोध मित्र, ये पी मित्रा को ही प्रबोध मित्रा लिखा है, कंफ्यूज मत करना। पी मित्रा और पुलिन दास तो हो ही गए, उसके बाद अरविंद घोष। तो बारेंद्र घोष, अरविंद घोष शामिल हो गए, बकिया दोनों ऊपर वाले ढाका वाले हो गए। कहां पर? अब ये कलकत्ता में किया गया। तो ढाका अनुशीलन समिति 1902 में, जबकि अनुशीलन समिति कब? 1907 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, देखो एचआरए इसको बोलते हैं, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, 3 लोगों के साथ स्थापना हुआ था। कहां पर? कानपुर में। कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं एचआरए और एचएसआरए में। तो एचएसआरए की स्थापना कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ये देखो एचएसआरए है, एचएसआरए में सोशलिस्ट लग जाएगा, ठीक है। यह क्या है? एचआरए है, तो कंफ्यूजन मत करना। एचआरए में कौन? यह 3 लोगों का नाम आएगा, और कानपुर में इसकी स्थापना की गई। नौजवान सभा 1926 में, ठीक है, भगत सिंह के द्वारा लाहौर में किया गया, यह भी ध्यान रखना। और नौजवान भारत सभा भी 1929 में भगत सिंह के द्वारा पंजाब में किया गया। दोनों भगत सिंह के द्वारा किया गया, नौजवान सभा और नौजवान भारत सभा। उसके बाद देखो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हमने आपको बताया कि एचएसआरए, ऊपर वाला कौन था? एचआरए था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर के इसकी स्थापना की। कहां पर? दिल्ली में। यह ध्यान रखना। देखो एक नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 में, यह भी पूछा जाता है। इसमें लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कियों की आयु 18 वर्ष। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ, एक तो यह पूछ लेता है, या यह दे देगा कि 1872 में जो नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था उसमें लड़कों की आयु या लड़कियों की आयु क्या रखी गई। शारदा एक्ट हमने आपको ऊपर पढ़ाया, शारदा एक्ट में लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु 18 वर्ष, ठीक है, यह बात ध्यान रखना। क्रांतिकारी आंदोलन संबंधित कुछ प्रमुख संबंध जो व्यक्ति रहे हैं, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, उस चीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको बार बार रिपीट हो जाए और हर तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए।
देखो पी मित्रा पुलिनदास ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक, कब? 1902 में। विनय दामोदर सावरकर, इनको वीडी सावरकर ही बोलते हैं, अभिनव भारत की स्थापना की थी, कब? 1904 में। और महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1999 में हुआ था, 1899 में हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा और एम एल ढींगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और एम एल ढींगरा, इनका देखो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे और लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में। ये दोनों लोग इससे संबंध रहे हैं। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा और एम एल ढींगरा लंदन में ही संबंधित हैं। तो दो संस्थाओं की स्थापना की गई, एक इंडिया हाउस की, एक इंडियन होम रूल सोसाइटी की। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को जरा देखो, क्यों ये जो है याद किए जाते हैं? ये मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश, जो उस समय मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी जो न्यायाधीश था, उसके ऊपर क्या था? इन्होंने बम फेंका था, लेकिन वो बाल बाल बच निकला था। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बारे में जान लो। रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था 1912 में। आपको पता है कि इसमें भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय क्या था? बच निकला था। यह बात ध्यान रखना। और रास बिहारी बोस वहां से फरार हो गए थे। तो रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल दिल्ली में प्रवेश करते समय, दिल्ली में राजधानी इसके पहले कलकत्ता थी, राजधानी ट्रांसफर हो रही थी, तो उसी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, यह कामागाटा मारू जो कांड हुआ था उससे संबंधित है, कब? 1914 में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना भी इन्होंने किया था, कब? 1913 में। तो दोनों चीजों को याद रखना, कामागाटा मारू घटना 1914 में और सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। किसने किया? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सन्याल के बारे में जरा जान लो। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सन्याल एचआरए के गठन से भी संबंधित है। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की थी और काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था 1925 में, इसी के लिए तो इन्होंने इस संगठन को बनाया ही था। जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो ट्रेन है उसको लूटने का योजना बनाया था। ठीक है, तो काकोरी षड्यंत्र 1985 में 1925 में जो है ट्रेन को लूट लिया गया था और भारी मात्रा में हथियारों को यहां से लूटा गया था। और ये बात ध्यान रखना। और सूर्यसेन, देखो सूर्यसेन को क्या याद किया जाता है? सूर्यसेन को चटगांव जो शस्त्रागार डकैती हुआ था, वहां पर इन्होंने भी चटगांव पर धावा बोल दिया था और वहां पर भी शस्त्र इन्होंने लूटा था। तो 1930 में घटना हुई थी चटगांव षड्यंत्र वाला। किसने बनाया था? तो सूर्यसेन ने बनाया था। तो सूर्यसेन को भी याद रखना। चंद्रशेखर आजाद के बारे में हम लोग बात करें तो इलाहाबाद के एलिफेंट पार्क के समीप आपको पता है कि पुलिस के साथ इनका मुठभेड़ हो गया था और 1932 में आखिरी बची पिस्टल की गोली से अपने आप को उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। एचएसआरए की जो गठन हुआ था कहां पर? दिल्ली में 1928 में। उसमें चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह शामिल थे, उन्हीं के द्वारा यह गठन किया गया था। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या इन्होंने किया था 1928 में। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में। पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। यह सब भगत सिंह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। राजगुरु को जो फांसी हुई थी, सैंडर्स की हत्या 1928 में, इसी के आरोप में राजगुरु को फांसी दी गई थी। और बटुकेश्वर दत्त को जरा देखो, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में। जतीन दास ने 64 दिनों के जेल में ही भूख हड़ताल कर दी थी और 1929 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की नींव रखी थी 1913 में। उधम सिंह ने लंदन में सर माइको डायर, वही सर माइको डायर है जिसने जलियांवाले बाग में गोली चलवा दी थी। तो उसी डायर का सोचो बदला लेने के लिए भारत में इन्होंने, आपको पता है कि पंजाब में जलियांवाला बाग पर इन्होंने क्या किया था? गोली चलवाया था। सर माइको डायर ने गोली चलवाया था। इसको मारने के लिए उधम सिंह ने क्या किया था? लंदन में इससे बदला लिया। तो लंदन में इसकी क्या की? हत्या की। किसने? उधम सिंह ने। यह ध्यान रखना। काकोरी कांड जरा देखो, ऊपर हमने बातचीत किया ही था। 9 अगस्त 1925 को यह कांड हुआ था, काकोरी कांड। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र हरी, 4 लोगों को फांसी की सजा हो गई थी। इसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये लोग बच निकले थे। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी, चारों का नाम याद रखना, कई बार पूछा जाता है। चंद्रशेखर आजाद इसमें से क्या हो गए थे? फरार हो गए थे। उनको फांसी हो गई थी 4 लोगों को। ये चारों नाम याद रखना। मैडम भिखाजी कामा का जरा नाम याद रखते हैं हम लोग। किस लिए इनको याद किया जाता है? ध्यान रखो। मैडम भिखाजी कामा राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नेहरूजी की क्या थी? निजी सचिव थी। तो एक बात तो यही पूछा जाता है कि दादा भाई नेहरूजी की निजी सचिव कौन थी? तो यह थी आपकी मैडम भिखाजी कामा।
1907 में 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने क्या किया था? भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम लहराया था, जिसका डिजाइन उन्होंने स्वयं अपने हाथों से तैयार किया था। सबसे बड़ी बात है, इसीलिए मैडम भीकाजी कामा को याद किया जाता है कि भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराने वाली जिन्होंने खुद डिजाइन किया था, कौन है? मैडम भीकाजी कामा। इन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। उसके बाद देखो, क्रांतिकारियों पर कुछ मुकदमे चलाए गए। कौन मुकदमे चलाए गए? तो पहला मुकदमा जो चलाया गया, नासिक षड्यंत्र चलाया गया। कहां पर? महाराष्ट्र में 1909 से लेकर के 1910 के बीच में। किसके द्वारा चलाया गया? देखो, नासिक षड्यंत्र का मुकाबला जो मुकदमा था किसके खिलाफ? तो विनय विनय दामोदर सावरकर को आजीवन निर्वासन और 26 सैनिकों को क्या कर दिया गया? कारावास दे दिया गया। इन्हीं के खिलाफ चलाया गया था नासिक षड्यंत्र। इन्हीं मुकदमे में इनको दोषी पाया गया था। तो पूछा जाता है कि विनय दामोदर सावरकर को आजीवन निर्वासन किस मामले में दिया गया? तो नासिक षड्यंत्र मामले में दिया गया। दिल्ली षड्यंत्र केस में देखो, आपको पता है कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था जब राजधानी ट्रांसफर हो गई थी। यह दिल्ली षड्यंत्र के नाम जाना जाता है। और यह जो आपका 1912 में घटना घटी थी। ठीक है, यह बात ध्यान रखना। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस 1915 में हुआ था। 152 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। सीधा सीधा इसमें क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये दे देता है एक तरफ काकोरी केस, एक तरफ दे देगा लाहौर षड्यंत्र केस, एक तरफ दे देगा दिल्ली षड्यंत्र केस, और टाइम पीरियड दे देता है। नासिक षड्यंत्र केस तो आपको मिलाना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 में। हमने चार लोग का नाम आपको बताया। लाहौर षड्यंत्र केस, इसी में सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी हो गया था इसी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। प्रमुख क्रांतिकारी कुछ घटनाएं घटी, जरा उनको देख लो। प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं में जरा देखोगे तो देखो, अलीपुर षड्यंत्र कब हुआ? 1908 में हुआ। कहां पर हुआ? मुजफ्फरनगर में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ। कौन क्रांतिकारी संबंधित थे? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। इन्होंने ही न्यायाधीश पर क्या किया था? बम फेंका था और किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन किंग फोर्ट बच निकला था। तो अलीपुर षड्यंत्र के बारे में ध्यान रखना कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का संबंध है। कब हुआ? 1908 में। दिल्ली बम कांड 1912 में। आपको पता है कि राजधानी ट्रांसफर के समय राज बिहारी बोस और उन्हीं का जो नौकर कह लीजिए, उन्हीं का सहयोगी कह लीजिए, बसंत कुमार थे, जबकि राज बिहारी बोस क्या थे? बच निकले थे। काकोरी ट्रेन डकैती 1985 में हुआ था। काकोरी कांड के नाम जाना जाता है। और उसके बाद अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद, राजेंद्र लड़ी और रोशन लाल, आपको पता है सबको चारों को फांसी हो गई थी। और भगत सिंह क्या सॉरी चंद्रशेखर आजाद क्या हुए थे? बच निकले थे। सैंडर्स जो हत्याकांड हुआ है उसको लाहौर षड्यंत्र बोलते हैं। 1928 में लाहौर षड्यंत्र बोला था सरदार भगत सिंह। शस्त्रागार डकैती से जो चटगांव में होता है, सूर्य सेन, आपको पता ऊपर पढ़ाया भी गया था। रिवीजन करते रहिए, लगातार आपको वही चीजें मिलती रहेंगी। जनरल डायर को हमने बताया कि उधम सिंह ने क्या किया था? लंदन में उसको चुन करके हत्या कर दी थी। कौन था? तो जो जलियांवाला बाग पर गोली चलाने का आदेश दिया था। अब देखो, अफगानिस्तान गतिविधियों के बारे में जरा देख लो। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 में काबुल में, कहां पर? काबुल में। काबुल कहां पर था? अफगानिस्तान में। भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन किया गया। तो कई बार पूछा जाता है कि किसने अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी सरकार गठन किया? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह। किसके साथ? अपने सहयोगी के साथ। अब इसमें जरा देखो कि राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने थे और बरकतुल्ला क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसे जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दी थी। यह बहुत बड़ी बात थी कि एक तरफ अंग्रेजों की सरकार चल रही थी, एक तरफ उन्हीं की पैरेलल अस्थायी सरकार। इन्होंने भी यह दिखाने का प्रयास किया कि हम जो है अंग्रेजों से हार मारने वाले नहीं। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में। देखो, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था? ओडिशा में हुआ था, कटक में। 1897 में हुआ था। 24 वर्ष की आयु में इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने गए थे, ICS में। ये बात ध्यान रखना। हरिपुरा अधिवेशन, अब इनके साथ इनके साथ कुछ अधिवेशन हुए जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले में तो कुछ मतभेद हो जाते हैं। उसके बाद जो है ये क्या करते हैं? उसे त्याग पद देके अलग हो जाते हैं। देखो, हरिपुरा अधिवेशन कहां हुआ है? यह गुजरात में पड़ता हरिपुरा। 1938 में इन्हें कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में प्रथम बार क्या किया था? अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, सभी के सहमति से अध्यक्ष चुना गया था। और इसी के जस्ट बाद 1939 वाले में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। और त्रिपुरी अधिवेशन में
फिर से इनको अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसी को लेकर के महात्मा गांधी और कुछ अन्य लोगों में क्या होता है, असहमति प्रकट हो जाती है और इसी को देखते हुए इन्होंने खुद से त्यागपत्र दे देते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी बनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि चुन ही इन्हीं को लिया जाता है, इसलिए थोड़ा महात्मा गांधी वहां पर रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए समस्या हो जाती है त्रिपुरी अधिवेशन में। तो 1838 वाले में तो कोई समस्या नहीं था, पहली बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे। पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी कब, 1939 में। नेताजी की उपाधि से उसको संबोधित किया गया था कहां पे, जर्मनी की जनता के द्वारा। इन्होंने सेना का संबोधन करते हुए दिल्ली चलो का आंदोलन का नारा दिया था। आजाद हिंद फौज की घोषणा कब हुई थी, 1942 में इन्होंने किया था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो कैप्टन मोहन सिंह थे। कैप्टन मोहन सिंह इसके संस्थापक थे। और इसकी स्थल कहां था, मलाया सिंगापुर में इसका जो है गठन किया गया था। 7 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दिया जाता है, कब, 1943 में। और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के मलय में अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा इनके द्वारा कर दी जाती है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों को आह्वान करते हुए उसी समय कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राष्ट्रपिता 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो के प्रसारण में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से पहली बार क्या किया था, संबोधित किया था। यह बात ध्यान रखना कि राष्ट्रपिता उन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही कहा माइक पर बोलते हुए कि हे राष्ट्रपिता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चला था, जिसे लाल किले का मुकदमा भी कहते हैं। इसमें कई बार पूछे गए थे कौन कौन मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे। तो ये बात ध्यान रखना कि अधिकारियों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने 1945 में लाल किले का मुकदमा चलाया था। इसे आजाद हिंद फौज पर मुकदमा था, इसे लाल किले का मुकदमा भी कहा जाता है। कौन कौन इसमें मुख्य अभियुक्त थे, तो मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। तीनों लोगों का नाम याद रखना, मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। वायसराय लॉर्ड बेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इन तीनों को क्या किया था, मृत्युदंड को माफ कर दिया था। क्यों माफ कर दिया था, अपने मन से तो माफ किया नहीं था, इसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। इसके लिए आजाद हिंद फौज के मुकदमे के लिए कुछ हमारे महत्वपूर्ण जो हमारे महत्वपूर्ण जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आप कह लीजिए, उनको आना पड़ा, उतरना पड़ा। जैसे भूलाभाई देसाई को उतरना पड़ा, तेज बहादुर सप्रू को उतरना पड़ा, कैलाशनाथ काटजू को आना पड़ा, अरोड़ा असफ अली को आना पड़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आना पड़ा। इतने उस समय के जो बड़े बड़े वकील थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो पहली बार इसी के समय अपना लबादा ही निकाला, मतलब कोर्ट जिसको बोलते थे, लबादा उसको बोला जाता था उस समय, जिसको कोर्ट बोलते हैं, जो वकालत करने वाला है, उसको पहली बार उन्होंने पहना ही था इस मुकदमे के लिए ही। ये बात ध्यान रखना। तो इन लोगों का नाम याद रखना कि इसमें जो 5 लोगों की समिति गठित की गई थी, इसमें अध्यक्ष भूलाभाई देसाई थे, सदस्य में तेज बहादुर सप्रू थे, कैलाशनाथ काटजू थे, अरोड़ा असफ अली थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किसके लिए आए थे लोग, तो लाल किले की मुकदमा को सुलझाने के लिए। कौन कौन इसमें जो है आपका अभियुक्त था, तो मेजर शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। आईसीएस के बारे में जरा जान लो, इंडियन सिविल सर्विसेज। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है, कार्नवालिस को माना जाता है। 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस होने वाले कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, सबसे पहले जिन्होंने जो है आईसीएस बने। कौन, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब, 1863 में। व्हाट हैपेंड टू नेताजी, ये अनुधर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, ये बात है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में देखो, यह भी 21/10/2016 को लिखा गया है। कह रहा है कि भारत में शिक्षा का विकास और समाचार पत्र। तो शिक्षा का विकास और कुछ समाचार प्रमुख जो पत्र है उसके बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे। तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम भारतीय के द्वारा प्रकाशित या संचालित पत्र, अभी हमने आपको ऊपर दिखाया भी था, हिंदी में प्रसारित पत्र, अंग्रेजी में प्रकाशित, सब देखा जाएगा। यहाँ पे आराम से पेशेंस रखिएगा। देखो, शिक्षा का विकास क्रम, भारत में आधुनिक व पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासनकाल से हुई। सर्वप्रथम 1781 में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने फारसी और अरबी भाषा के अध्ययन के लिए कलकत्ता में क्या किया था, एक मदरसा खुलवाया था। ये बात ध्यान रखना। और 1784 में लॉर्ड हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, जिसे प्राचीन इतिहास और भारतीय संस्कृति के अध्ययन हेतु क्या महत्वपूर्ण प्रयास किए गए कि जितने भी प्राचीन भारत के जो इतिहास लिखे गए हैं
और जो भारतीय संस्कृति उसका अध्ययन किया जाए, उसको समझा जाए, ताकि हम भारतीयों पर शासन कर सके। कब? 1784 में। कई बार पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी या किसके द्वारा की गई थी, ये दोनों बात याद रख लीजिए। 1813 में चार्टर एक्ट में सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। यह भी कई बार पूछा गया है कि किस चार्टर के माध्यम से, तो 1813 के चार्टर के माध्यम से। ईसाई मिशनरियों का प्रभाव कुछ भारतीयों पर भी पड़ा, जिसमें राजा राम मोहन राय, आपको पता है कि ये पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक भी थे। डेविड हेयर के प्रयत्नों से अनेक स्कूलों की स्थापना हुई, जिनमें से हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी कॉलेज था। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। ये लोग जो है पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक थे। इनका कहना था कि पाश्चात्य की कुछ सभ्यताएं ऐसी हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम है, उसको लिया जा सकता है, तो ये विरोधी नहीं थे। यह कॉलेज 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर और राजा राम मोहन के प्रयासों से यह स्थापित हुआ था और पाश्चात्य पद्धति पर शिक्षा देने वाला यह पहला कॉलेज, पाश्चात्य का मतलब पश्चिमी यूरोपीय देशों, ठीक है, जिसका धार्मिक शिक्षा से संबंध नहीं था। यह बात ध्यान रखना। तो इसका धर्म की शिक्षा से कोई संबंध नहीं था और पाश्चात्य पद्धति की शिक्षा पर आधारित था। 1817 में पहला ही कॉलेज खोला गया। यह बात आप ध्यान रखिएगा। किसके किसके प्रयत्नों से, यह भी पूछा जाता है। एक अधोमुखी का निस्यंदन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय उच्च वर्गों को शिक्षित किया जाए। निस्यंदन का सिद्धांत देखो क्या होता है ना, कि जैसे कि जो भारत के उच्च वर्ग है, अगर हम इनको शिक्षित करेंगे तो यह जो शिक्षित लोग हैं जाकर के इन्हीं अशिक्षित के बीच में तो रहेंगे, तो इनसे बोलचाल करते करते इनसे छन छन करके ये नीचे वाले लोग हैं यह भी शिक्षित हो जाएंगे। कैसा इनका सिस्टम था ये अंग्रेजी जाने, कहा इसे छन करके शिक्षा का प्रसार क्या होगा, निम्न वर्ग तक हो जाएगा। इसी को अधोमुखी का निषेधन सिद्धांत कहा था, जो कि बहुत ही घटिया सिद्धांत था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में बात करेंगे। 1784 अभी हमने आपको दिखाया। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, सर विलियम जोन्स के द्वारा। इस संस्था के द्वारा प्रकाशित एशियाटिक रिसर्चेस नामक पत्रिका में भारत के अतीत का प्रकाश में लाने का प्रथम वास्तविक प्रकाश किया गया। हमने आपको ऊपर पढ़ाया ही, ठीक है। विल्किंस ने भगवत गीता, वह प्रथम अनुदित ग्रंथ है जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन मूल संस्कृत से किसमें, अंग्रेजी में किया गया 1784 में। मतलब आपको पता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, तो 1784 में हुई। जब हुई तो उसी समय पहला जो ग्रंथ जिसका अनुवाद किया गया संस्कृत से अंग्रेजी में, किसका, भगवत गीता का। क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो ग्रंथ है, उसको समझा जाए और भारत के लोगों पर शासन किया जाए। आपको पता है कि 1784 तक तो अंग्रेज बहुत मजबूत थे नहीं, ठीक है, धीरे धीरे अपने पांव को पसार रहे थे। अब उसके बाद देखो 1779 में विलियम जोन्स ने कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। तो यह भी पूछा जाता है कि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो विलियम जोन्स ने किया। फिर देखो 1782 में सब उदित संस्था के अधीन हो रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। फिर कह रहा है 1782 में इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था। विलियम जोन्स ने गीत गोविंद जो जयदेव को द्वारा लिखी गई थी उसको अंग्रेजी में, जाहिर सी बात है अंग्रेजी में ही बात करेंगे, सीधी सी बात है, जो भी संस्कृत में भाषाएं लिखी गई हैं। अब देखो एक्स्ट्रा नोट क्या है, मनुस्मृति प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद 1776 ईस्वी में सर्वप्रथम संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अ कोड ऑफ जेंटुलॉजी के नाम से किया गया। यह पूछा जाता है कि अ कोड ऑफ जेंटुलॉजी के नाम से किस ग्रंथ का जो है अंग्रेजी भाषा में अध्ययन किया गया या ट्रांसलेशन किया गया, तो मनुस्मृति का, ठीक है। अब उसके बाद देखो प्राच्य मतलब प्राचीन, आंग्ल मतलब अंग्रेज। यह क्या विवाद था, प्राचीन और अंग्रेजों के बीच प्राच्य शिक्षा और आंग्ल शिक्षा को लेकर कुछ विवाद हुआ था। कुछ लोग प्राच्य शिक्षा की विद्या को मतलब देना चाहते थे, कुछ लोग कहते थे नहीं नहीं जो अंग्रेजी विद्या है, मतलब कुछ लोग चाहते थे कि संस्कृत में इनको पढ़ाया जाए, जो हमारी प्राचीन विद्या है उससे आगे बढ़ाया जाए। कुछ लोग चाहते थे कि नहीं अब अंग्रेज हम लोग हैं और हम लोग अपनी विद्या को आगे बढ़ाए। तो कुछ वैचारिक मतभेद थे। जैसे देखा जाए कि वारेन हेस्टिंग्स जो था और लॉर्ड मिंटो था, यह प्राच्य विद्या मतलब जो हमारी प्राच्य विद्या थी हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा, उसके क्या थे, समर्थक थे। और इनका उद्देश्य क्या था कि इससे हिंदू और मुस्लिम साहित्य का पुनरुत्थान फिर से हो सकेगा। लेकिन इनका क्या समर्थक था अंग्रेजी भाषा में, तो देखो लॉर्ड मुनरो, एल्फिस्टन और लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को आप जानते ही हो। इनका उद्देश्य था कि नहीं, रक्त और रंग से तो इनको हम भारतीय रखेंगे लेकिन विचार से अंग्रेज बनाएंगे। मतलब कि इनका रंग और रक्त, मतलब रंग तो काला ही होगा, रक्त तो लाल होगा, लेकिन इनको जो विचार निकल के आएंगे वो कैसे होंगे, अंग्रेजी विचार होंगे। क्योंकि जब अंग्रेजी पढ़ाओगे तो अंग्रेजी विचार आएगा।
ये बात ध्यान रखना। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग और रक्त से तो भारतीय हो, पर विचार और रुचि बुद्धि से क्या हो, अंग्रेज हो। ये बात कई बार पूछा जाता है। और मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत और अरब के साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह बात देखो, मैकाले का जो शिक्षा पत्र आया था 1836 में, वह यह कहना चाह रहा था कि यूरोप का अगर ये पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय का एक अलमारी है, इस पुस्तकालय में अगर एक अलमारी रखा गया है, तो इस अलमारी में अगर एक तख्ता है, ये कई तख्ते होते हैं ना, तो एक तख्ते में जो किताबें रखी गई हैं, यह किताब ही पूरे यूरोप और पूरे जो है सॉरी पूरे अरब और पूरे भारत के साहित्य जितनी भी किताबें हैं उनसे ज्यादा मूल्यवान, मतलब अपने आप को इतना विद्वान समझते थे ये लोग। ये बात ध्यान रखिए। अब देखो, स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित कुछ विश्वविद्यालय, कई बार मिलाने के लिए आता है, बस सीधा सीधा याद कर लो, लगा देना। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में, ये ध्यान रखना, 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस समय कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, ये बात ध्यान रखना। बंबई विश्वविद्यालय, मद्रास या चेन्नई विश्वविद्यालय। तो तीन हो गए, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, तीन प्रेसिडेंसियां थी, तीनों प्रेसिडेंसियों में तीन विश्वविद्यालय उसी समय। पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड बुलाया था 1887 में, बीएचयू के बारे में ऊपर बताया 1916 में, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, सीएचएस सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बाद में ट्रांसफर कर दिया गया बीएचयू के रूप। 1791 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंट डक्कन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। कब? 1791 में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? रेजिडेंट था जोनाथन डंकन। प्रथम महिला विश्वविद्यालय पूछा जाता है तो धोधो केशव कर्वे, जिसको डीके कर्वे के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र कब आया है भैया? तो 1854 में आया है चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। यह किससे संबंधित है, यह पूछा जाता है, तो यह सेकेंडरी शिक्षा से संबंधित है, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र सेकेंडरी शिक्षा से संबंधित है, यह कई बार पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड का डिस्पैच कहा जाता है। इसके घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और वुड का डिस्पैच मुख्यतः विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से संबंधित था। यह कई बार पूछा जाता है कि मुख्यतः विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से, सेकेंडरी शिक्षा से संबंधित था, प्राइमरी शिक्षा से नहीं था। यह बात ध्यान रखना, यही प्राइमरी शिक्षा पूछा जाता है या प्राथमिक शिक्षा पूछा जाता है तो उससे संबंधित नहीं था, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट आइए, हंटर आयोग। हंटर आयोग जब आया 1882 में, इसका संबंध प्राइमरी शिक्षा से था। ठीक है, 1882 में कह रहा है कि 1854 से 1882 ईस्वी के मध्य भारत में शिक्षा की प्रगति सराहनीय रही, और लॉर्ड रिपन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया, जिसका उद्देश्य 1854 के पश्चात हुई शिक्षा में प्रगति का मूल्यांकन करना। ये बात ध्यान रखना कि हंटर शिक्षा आयोग 1882 में गठन किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था? प्राइमरी शिक्षा। आयोग को प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी शिक्षा का प्रसार पर क्या करना था? उपाय सुझाना था, इस पर और अच्छा कैसे किया जा सके। कुछ प्रमुख शिक्षा आयोग थे, जैसे देखो चार्ल्स वुड बाय डिस्पैच, अगर हम देखें चार्ल्स वुड का डिस्पैच जरा हम लोग देखेंगे, एक मिनट। हाँ, चार्ल्स वुड का डिस्पैच हम लोग देखेंगे 1854 में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये आया था, आपको पता है। हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में गवर्नर था। रैले आयोग 1902 में आया था, लॉर्ड कर्जन के समय में, सीधा सीधा लगाने के लिए आता है। सैडलर आयोग 1917 में, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। राधा कृष्णन आयोग 1948 में, आजादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन के समय में, इसी ने यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन की स्थापना की। ठीक है, 1953 में। ये बात ध्यान रखना, यह आयोग बनाया गया था 1948। इतना चीजें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, जो आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीधा सीधा ये आप लोग याद रखेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। एक मिनट देखिए, सब कुछ सही चल रहा है। चलिए, कहीं कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, उस समस्या को सॉल्व कर दिया जाएगा। अब आइए, कह रहा है भारत में समाचार पत्रों का जो मेन हमारा समाचार पत्र था, उसको यहां पर हम लोग देख लेंगे। ठीक है,
समाचार पत्रों का विकास, इसका हम लोगों ने ऊपर हेडिंग ही डाला था, उसके बीच में वो सब उसी संबंधित है, इसलिए उसको जानना जरूरी था। अब आइए, भारत में भारत में प्रेस की स्थापना का श्रेय, ये बात ध्यान रखना, भारत में प्रेस के, ध्यान से अच्छे समझिएगा, भारत में प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है भैया? तो यह पुर्तगालियों को दिया जाता है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसने किया था? तो विलियम बोल्ट्स के द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ था, परंतु परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको इंग्लैंड भेज दिया। ठीक है, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम बोल्ट्स के द्वारा हुआ था एक समाचार पत्र के प्रकाशन से, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने इंग्लैंड को ट्रांसफर कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने अंग्रेजी भाषा में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसका नाम क्या था? द बंगाल गजट। इस समाचार पत्र द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना के कारण इसको भी 1882 में क्या कर दिया गया? बंद करवा दिया गया। अब सोचो कि अंग्रेज होकर के ही अंग्रेजों की बुराई यह कैसे बर्दाश्त करेंगे? कई बार यह पूछा जाता है कि 1780 में यह याद रखना कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने अंग्रेजी भाषा में, तो अगर ये पूछे कि अंग्रेजी भाषा में प्रथम समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। किसी भी भारतीय के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र कौन है? गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक ये बंगाल गजट। ऊपर वाला कौन सा था बच्चा? ये वाला था द बंगाल गजट, और नीचे वाला कौन सा है? बंगाल गजट। दोनों में अंतर क्या है? यह भारतीय के द्वारा है और वह अंग्रेज के द्वारा है। तो किसी भी भारतीय के द्वारा अगर पूछे कि अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र, तो उसका नाम है बंगाल गजट। व्यक्ति का नाम पूछे तो गंगाधर भट्टाचार्य। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जरा जान लो। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। यह काफी महत्वपूर्ण एक्ट है, इसको जरा सा ध्यान समझिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके समय में आया? तो पहले यह ध्यान रखना, लॉर्ड लिटन के समय में आया था। कार्यकाल लॉर्ड लिटन का 1876 से लेकर के 1880 तक रहा है, उसी के समय पारित हुआ था। इसी को मुंह बंद करने वाला अधिनियम या काला अधिनियम इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने जो है काफी सेंसरशिप लगा दिया गया था जो भारत में प्रेस जो है प्रकाशित होता था, कोई भी अखबार। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया जाने लगा। क्योंकि यहाँ की ज्यादातर जनता ग्रामीण ही है, तो ग्रामीण लोगों को देसी भाषा समझ में आएगी, तो देसी में यहाँ के लोग छापना शुरू किए थे ताकि वह गांव के बच्चे बच्चे तक पहुंचे और लोग हमारी मंशा को समझे और अंग्रेजों के भी शासन करने की नीति को समझे। लेकिन इन्होंने मुंह बंद करने वाला अधिनियम को ला करके देसी भाषा के अखबारों को पूरा तरह से कुठाराघात किया और इसको बंद करने का प्रयास किया। बंद कर ही दिया, प्रयास क्या करेंगे, जबकि वही उस समय मालिक थे, तो बंद ही करेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कब किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय 1882 में। तो लीटन ने हमेशा लकड़ी लगाया, ध्यान रखना, और रिपन ने काफी अच्छे काम किए। 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या किए? इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया, रद्द कर दिया। दोनों को याद रखना, कब लगाया गया, कब हटाया गया। हिंदू पैट्रियाट जो पत्रिका, उसके बारे में देखो। हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक हैं। हिंदू पैट्रियाट किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक पत्रिका था बंगाल गजट, तथा हिंदू पैट्रियाट यह द्वितीय समाचार पत्र था जो भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में। अब कंफ्यूजन दूर हुआ, बहुत लोग कंफ्यूजन बनाता है। पहला कौन है? बंगाल गजट। दूसरा कौन है? हिंदू पैट्रियाट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। किसके किसके द्वारा? तो गंगाधर भट्टाचार्य, और दूसरा कौन है? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। 1853 में प्रकाशन वर्ष है इसका। इसके संपादक जरा देखना किसका? हिंदू पैट्रियाट के। इसमें देखो इसके संपादक कौन कौन थे? तो गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, क्रिस्टोफर दास, 3 लोग इसके थे। गिरीश चंद्र घोष थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे और क्रिस्टोफर दास थे। ये बात ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। हिंदू पैट्रियाट के द्वितीय संपादक जो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस पत्रिका के माध्यम से ही नील आंदोलन का जमकर समर्थन भी किया था। चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ में आएगा आपको? अब देखो, जो समाचार पत्र है उस समाचार पत्र की भाषा कई बार लगाने के लिए आता है। एक तरफ समाचार पत्र दे देगा, अंतिम समय में यही सब चीज पढ़नी होती है जो आपके दिमाग में धसा रहे। तो भारत मित्र किस भाषा में लिखा गया भैया? तो हिंदी भाषा में। राष्ट्रमत किस भाषा में लिखा गया? मराठी भाषा में। प्रजामित्र गुजराती भाषा में। नायक बंगाली भाषा। देखो, भारत का मित्र
भारत का मित्र कौन सी भाषा है जो सब लोग बोलते हैं, ज्यादातर बोलते हैं? तो हिंदी। तो ध्यान रखना कि भारत मित्र जो समाचार पत्र था हिंदी भाषा में लिखा गया। अब देखो, राष्ट्र का मत, जो पूरे राष्ट्र का मत, आपको पता है कि उस समय महाराष्ट्र जो है काफी केंद्र हुआ करता था आंदोलन को लेकर के। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक से याद रखना कि राष्ट्रमत किस भाषा में? मराठी भाषा। और प्रजा का मित्र, तो प्रजा के मित्र कौन थे? ज्यादातर प्रजा के मित्र महात्मा गांधी ही थे, जिन्होंने गांव गांव में घुस करके चरखा काटना, तमाम तरह की चीजें शुरू की। उन्होंने कहा भी कि भारत की आत्मा गांव बसती है। तो उनके द्वारा प्रजा के मित्र ही थे, तो उनके द्वारा कौन से, क्योंकि गुजरात के ही थे तो गुजराती भाषा में लिखा गया। ये बात ध्यान रखना है, ऐसे याद रखने की बस ट्रिक है। और नायक, नायक कौन थे? तो नायक बंगाली भाषा में लिखा गया, नायक पत्रिका। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना कि उस समय जो ज्यादातर जो नायक हुआ करते थे बंगाल के भी हुआ करते थे, इसलिए थोड़ा सा बस अपने से याद करने का तरीका है, जैसे भी आप चाहे याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखो समाचार पत्र है, कुछ संपादक है, जैसे द लीडर, द लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया है, उसके संस्थापक हैं। ठीक है, द लीडर समाचार पत्र के। और द नेशनल हेराल्ड कई बार पूछा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर जॉर्ज एलेन के द्वारा। और हरिजन हिंदी भाषा में लिखा गया यह पत्रिका है महात्मा गांधी के द्वारा। तो यह चार याद रखना, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर जॉर्ज एलेन और हरिजन महात्मा गांधी के द्वारा। देखो कुछ पत्र पत्रिकाएं, प्रकाशन वर्ष, संस्थापक और भाषा। फिर यहाँ पर दिए गए हैं कुछ, तो उसमें से रिपीट होंगे, कुछ नए भी मिलेंगे। द बंगाल गजट, आपको पता है कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, अंग्रेजी भाषा में। आपको पता है कि पहली जो है यह पत्रिका ही थी। और उसके बाद कह रहा है बंगाल गजट भारतीयों के द्वारा पहली पत्रिका थी, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा अंग्रेजी भाषा में, इसको आप लोग पता है। संवाद कौमुदी देखो राजा राम मोहन राय बंगाली भाषा में पहले आ चुका है। मिरातुल अखबारी पहले आ चुका है राजा राम मोहन राय फारसी भाषा में। रफ्त गुप्तार दादा भाई नेहरूजी के द्वारा गुजराती भाषा में। यही याद रखना, डेट नहीं याद रखना है। हिंदू पैट्रियाटिक गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, क्रिस्टोफर दास, अभी हमने पढ़ाया, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। पाइनियर जॉर्ज एलन के द्वारा, अंग्रेजी लेखिका ही थी तो अंग्रेजी भाषा में। अमृत बाजार पत्रिका कई बार पूछा जाता है, शिशिर घोष के द्वारा, किस भाषा में? बंगाली भाषा में। अमृत बाजार पत्रिका कई बार पूछा जाता है। देखो मराठा, मराठा में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मराठा हमने आपको बताया कि बाल गंगाधर तिलक क्योंकि वहीं के थे वो, तो मराठा उन्होंने लिखा। लेकिन 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 वो मराठी भाषा में नहीं लिखे हैं, अंग्रेजी भाषा में लिखे। जबकि केसरी भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, केसरी को मराठी भाषा में लिखा गया है। ये बात ध्यान रखना कि मराठा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अंग्रेजी भाषा में, जबकि केसरी किस भाषा में? मराठी भाषा में। तो दोनों को ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि मराठा पत्रिका है तो मराठी भाषा में लिखा गया होगा। तो इस बात को आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया, इंडिया किसने लिखा? दादा भाई नेहरूजी ने अंग्रेजी भाषा में लिखा। उसके बाद देखो इंडियन ओपिनियन की बात करेंगे, तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। भारत में ज्यादातर ओपिनियन कौन देता था? किसका ओपिनियन माना जाता था? महात्मा गांधी का। तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, यह दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे, यहाँ पे नहीं लिखे थे। जाहिर सी बात 1903 में लिखे थे, 1930 में यहाँ थे नहीं वो, 1903 में। अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और गुजराती। कई बार यह पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी पत्रिका है जो महात्मा गांधी के द्वारा चारों भाषाओं में लिखा गया, मतलब कि हिंदी में भी, तमिल में भी, चार भाषाओं में, हिंदी में, अंग्रेजी में, तमिल में और गुजराती में। तो ये कौन सा? इंडियन ओपिनियन। युगांतर पत्रिका, पारिंद्र घोष, बंगाली भाषा में। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर में लिखा गया था, हिंदी भाषा की पत्रिका थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से निकाला जाता था, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका, याद रखना। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद, जाहिर सी बात है उर्दू भाषा में। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, अंग्रेजी भाषा में। बस पढ़ते जाइए, याद होता जाएगा। गदर 1913 में। लाला हरदयाल, अंग्रेजी भाषा, सैन फ्रांसिस्को से, अमेरिका से। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा, न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा। और दोनों पत्रिकाएं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, देखो एक बार कंफ्यूज बच्चे करते हैं कई बार कि एक आता है यंग इंडिया, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी, और न्यू इंडिया अगर पूछे तो एनी बेसेंट। ठीक है, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। जाहिर सी बात है अंग्रेजी राइटर थी तो अंग्रेजी में लिखा गया। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा, अंग्रेजी भाषा में। नवजीवन महात्मा गांधी के द्वारा, गुजराती भाषा में।
यंग इंडिया की बात करेंगे, देखो अभी हमने आपको बताया कि यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी भाषा में, याद रखना अंग्रेजी भाषा में, और हरिजन इन्हीं महात्मा गांधी के द्वारा हिंदी भाषा में, और द इंडियन ओपिनियन अभी हमने आपको ऊपर दिखाया कि अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी भाषा में लिखा गया, ये बात ध्यान रखना। और वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा इस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। जितना हमने आपको ऊपर पढ़ाया उससे बाहर पत्र पत्रिकाएं नहीं जाते हैं, उतना आप लोग बस पेशेंस से क्या करिए, पढ़ लीजिए, जैसे पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। भारत में समाचार पत्र निकालने का पहला प्रयास 1766 में विलियम बोल्ट ने किया था, हमने आपको बताई दिया, ये सब कहानी हो चुकी है, वही सब आई थिंक रिपीट हो रहा है क्या, ये नहीं रिपीट नहीं हो रहा, कुछ चीजें यहाँ पर रिपीट करने के बाद फिर आगे बढ़ाया गया। ठीक है, हाँ। अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गैजेट का प्रकाशन किया, ये सब आपने पढ़ा। जेम्स ऑगस्टस हिक्की को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है, और हिंदू पैट्रियाटिक के जो तीसरे संपादक थे क्रिस्टोफर दास को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा था, ये बात ध्यान रखिएगा। हमने आपको हिंदू पैट्रियाटिक के संस्थापक अपने आपको दिखाया था अभी ऊपर कि 3 लोग इसके संस्थापक थे, उसमें जो तीसरे संपादक थे क्रिस्टोफर दास, उनको भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको, राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा, उदंड मार्तंड है, जिसका प्रकाशन जुगल किशोर ने कहां से, कलकत्ता से किया था, ये बात ध्यान रखिए। हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड कब, 1826 में। अब देखो एक महत्वपूर्ण टॉपिक आया नया, यह आपका गवर्नर जनरल से है। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय सभी के बारे में नहीं है, जो महत्वपूर्ण है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी। ठीक है, एक मिनट देख ले, सब कुछ सही चल रहा है, हाँ। बस अब आ जाइए, क्या है, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, जो महत्वपूर्ण होगा हम लोग उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि बंगाल का गवर्नर कौन है, लॉर्ड क्लाइव। 2 बार ये बना है, एक 1757-1760 तक, एक 1765 से 1767 तक, 2 कार्यकाल बना। प्लासी के विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर, ये बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन दूर रखिएगा, आज के बाद दिक्कत ना हो। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था इसने की, जितने भी महत्वपूर्ण काम करेंगे इसमें हमने अटैच कर दिया है। क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर के आत्महत्या कर ली, यही क्लाइव है जो इंग्लैंड में जाकर के आत्महत्या करता है। तो इससे महत्वपूर्ण 3 चीजें निकल के आई कि पहले तो 1760 से 1757 और 1765 1767 2 शासनकाल तक इसने शासन किया, और बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया, और द्वैध शासन की व्यवस्था इसने की, और इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या की। कौन, लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का गवर्नर जनरल की हम लोग बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का क्या, अंतिम गवर्नर था। यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात हो रही है, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या था, अंतिम गवर्नर था, इसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया, और वारेन हेस्टिंग्स को ही, जब जाहिर सी बात है कि जब अंतिम गवर्नर रहेगा तो फिर यही क्या होगा, जब गवर्नर का पद हटा दिया गया तो गवर्नर जनरल का पद ला दिया गया, तो यही जो है गवर्नर जनरल बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल बन जाएगा। जबकि प्रथम गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव था, तो ये कंफ्यूजन दूर रखना। अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गया, तो यही वारेन हेस्टिंग्स बन जाएगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई, यह भी पूछा जाता है, कब, 1773 में। 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ऊपर हमने बता ही चुके हैं। वारेन हेस्टिंग्स भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा क्या किया था, दायर किया था। महत्वपूर्ण संधि कुछ देख लो, बनारस की संधि हुई है 1773 में, इसी के 2 साल बाद 1775 में फैजाबाद की संधि हुई है। उसके बाद देखो स्पेशल नोट्स में क्या है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, यही वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इसी के समय में 2 महत्वपूर्ण संधियां हुई है, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है। 1773 में बनारस की संधि, 1775 में फैजाबाद की संधि। अब आ जाओ लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, तो 1786 1793 में इसका क्या है, कार्यकाल है। इसने 4 प्रांतीय न्यायालय कलकत्ता, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद की क्या की, स्थापना की। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत का क्या है, यह जन्मदाता है। न्यायिक क्षेत्र में कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम लागू किया, दास प्रथा पर रोक लगाया, सिविल सेवा का जनक माना जाता है,
पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में इसी के समय लाया गया। मतलब जितने भी न्यायिक और प्रशासनिक से संबंधित कार्य है इस लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। इस तरह से आप करके याद रख लीजिएगा। कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में है, यह भी याद रखिएगा। इसके शासन काल में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं इसके द्वारा घटाई गई या इसके समय घटी गई उस सबको यहाँ पर कंबाइन करके बताने का प्रयास किया गया है। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बात करेंगे। 1798 से 1805 तक इसका कार्यकाल रहा। सहायक संधि के लिए आपको पता है जाना जाता है। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के वैदेशिक संबंध अंग्रेजी राज के अधीन हो जाते हैं। जो भी इनसे जो है इनकी सहायक संधि को स्वीकार करता था उनका संबंध उस विदेशी राज्यों के साथ जुड़ जाता था। सीधी सी बात है। अब देखो, और इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ये लोग नहीं करते थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन है? हैदराबाद है। इंदौर के होलकरों ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। यह भी क्वेश्चन सेपरेट तरीके से पूछा जाता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही की गई थी और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। यह भी जो है याद, दोनों को एक दूसरे कनेक्ट करने का प्रयास किया गया है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखो, भारतीय गवर्नर जनरल पे अब आ जाओ। ठीक है, भारत गवर्नर जनरल कह रहा, यह भारत गवर्नर जनरल की बात हो रही है, बंगाल गवर्नर जनरल की बात नहीं हो रही है। पहले हमने बंगाल गवर्नर देखा, फिर बंगाल गवर्नर जनरल देखा, फिर उसके बाद भारत गवर्नर जनरल हम लोग देखने जा रहे हैं। तो भारत गवर्नर जनरल देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर के 1835 तक। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था इसी के कार्यकाल में। कह रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया तथा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहेगा वही तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा, क्योंकि उसी समय वो जो है बंगाल गवर्नर जनरल का पद हटा करके भारत गवर्नर जनरल ला दिया गया। तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था, तो वह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बन गया। इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखो इसके समय में क्या हुआ। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। ठगी प्रथा की समाप्ति 1830 में इसी के समय में हुआ है। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसी के समय में हुआ है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को माना जाता है, यह बात ध्यान रखना। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ। लॉर्ड डलहौजी के समय हम लोग चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी के बारे में जरा जाने तो 1848 से 1856 तक शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन क्या है, राजधानी बनी इसके समय में शिमला। और शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में उड डिस्पैच को लागू किया। शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी ने 1854 में उड का डिस्पैच खूब पूछा जाता है। 1854 में प्रथम बार भारत में डाक टिकटों का प्रचलन किसना, इसी के समय में हुआ। सार्वजनिक विभाग मतलब पीडब्ल्यू की डी की स्थापना की। भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा 1853 में इसी ने शुरू किया था। भारत में रेलवे का जनक देखो, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रयत्नों से फलस्वरूप महाराष्ट्र में बंबई से थाने तक का प्रथम रेल 1853 में चलाया गया। इस रेल सेवा को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने बनाया था, निर्माण किया था, उसी द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये ध्यान रखना। और डलहौजी को हड़प नीति की वजह से भी जाना जाता है। आपको पता है कि सतारा, झांसी, संबलपुर ये सब हमने ऊपर पढ़ा चुके हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके अवध और बरार को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। अवध के विलय के समय वहां का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, जेम्स आउट्रम था, जब अवध को वहां पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके मिलाया गया। डलहौजी ने सर्वप्रथम सतारा को अंग्रेजी राज्य में क्या किया था, मिलाया था, ये हमने आपको ऊपर अच्छे से दिखाया था। और गोद प्रथा निषेध अधिनियम, आपको पता है कि झांसी वाली जो रानी थी उन्हीं के लिए नियम एक्टुअल में लाया गया था। गोद प्रथा की गोद लेकर के अपने वंश को जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकती हैं। इसी के लिए आप देखेंगे कि 1857 क्रांति में उन्होंने भी जो है भाग लिया था और काफी बेहतरीन तरीके से लड़ी भी थी। अब देखो भारत के वायसराय के बारे में बात करें। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, भारत के गवर्नर जनरल, अब भारत के वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग यह भारत का प्रथम क्या वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, इसीलिए पिछले वाले से कनेक्ट कर रहे, ध्यान रखना। तो अंतिम गवर्नर जनरल यही था। इसी के समय में नियम आ गया कि भारत का वायसराय, वो पद हट गया, तो उस समय यही चुकी है, इसी को बना दिया था भारत का प्रथम वायसराय, ये बात ध्यान रखना। तो अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तब भी लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय पूछे तब भी कैनिंग, ये बात ध्यान रखना। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 इसी के समय में आया और भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड की स्थापना 1861 इसी के समय में हुई। 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र को इलाहाबाद में इसी ने पढ़ा
और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही पढ़ा गया और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कर दिया गया। 1857 की महान क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। बाद में इसको भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। लॉर्ड मेयो के बारे में कुछ समझो। लॉर्ड मेयो के ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी और भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। पहली बार जनगणना यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रथम बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना इसके समय में नहीं हो पाई थी। कूका विद्रोह आपको पता है कि कहां पर? पंजाब में कूका विद्रोह इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप पर एक दंडित, वहां पर जो अपराधी था उसको दंड दिया गया था, उसी के द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जाती है 1872 में, और वह प्रथम वायसराय है जिनकी हत्या उसके कार्यकाल में हो जाती है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो लॉर्ड लिटन के समय में आपको पता है कि लिटन ने खूब लकड़ी लगाया है, ठीक है। तो लिटन सिविल सेवा में लकड़ी लगाने के लिए जाना जाता है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। तो सिविल सेवा की एज को घटा करके देखो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। इसलिए किया गया ताकि कोई भारतीय जो है न निकाल सके, लेकिन भारतीय इनसे भी तेज, फिर भी उन्होंने निकाल के दिखाया। ये बात ध्यान रखना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में इसी समय जो है मुंह बंद करने वाला काला अधिनियम इसको बोला जाता है। लॉर्ड रिपन हमने बताया था कि इसी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था, समाप्त किया था, और जो नियमित जनगणना हुई थी इसी के समय में हुई, जो 10 वर्ष पर नियमित शुरू की गई। हंटर राय का गठन इसी के समय में किया गया था। इल्बर्ट विधेयक 1883 रिपन के समय में प्रस्तुत किया गया था। इसका संबंध किससे था इल्बर्ट विधेयक का? तो फौजदारी दंड व्यवस्था में जो प्रचलित भेदभाव को समाप्त करना था, जिसके कारण देखो होता क्या था कि जो यूरोपीय अपराधी हैं उनकी सुनवाई भारतीय जज नहीं कर सकते थे। मतलब अगर कोई यूरोप का व्यक्ति, कोई अंग्रेज है, अगर ये अपराधी सिद्ध हो रहा है तो इसकी जो सुनवाई होगी यह अंग्रेज अधिकारी ही करेगा। तो जाहिर सी बात है इसके साथ अन्याय करेगा, इसके साथ अन्याय करेगा नहीं तो हमको न्याय मिलेगा नहीं। यही बात के लिए इल्बर्ट विधेयक लाया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पर रोक लगा दिया गया था कि ये जरूरी नहीं है कि अंग्रेज की सुनवाई अंग्रेज जज ही करे। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासित संस्थाएं 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रोत्साहित की गई। देखो लॉर्ड कर्जन महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान 1899 से लेकर 1905 तक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1901 में हुई थी। कई बार पूछा गया है किसके समय में हुई थी, तो इसका आप अगर आप टाइम पीरियड याद रखोगे 1899 तो बता दोगे। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ और भारत में सबसे अधिक समय तक वायसराय लॉर्ड कर्जन 7 वर्षों तक रहा। भारत में लॉर्ड कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कई बार पूछा जाता है क्योंकि उसका लंबा कार्यकाल था, इसका भी लंबा कार्यकाल, उसका भी क्रूर शासन था, इसका भी क्रूर शासन था। इसी की वजह से लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910, जब लॉर्ड कर्जन हटेगा तो लॉर्ड मिंटो आया। मिंटो के समय में ही आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। सूरत अधिवेशन 1907 में आपको पता है कि हुआ था, जहां पर गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी कांग्रेस। मिंटो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य भारत सचिव मार्ले के सहयोग से लाया गया भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसी में पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दी गई थी और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया था। वायसराय कार्यकारिणी में सत्येंद्र सिंह को प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जिसके समय में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर होगी और इसके ऊपर क्या बम फेंका जाएगा जिसमें ये बाल बाल बच जाएगा, ठीक है, रासबिहारी बोस के द्वारा और उनके सेवक बसंत कुमार के द्वारा। इनके समय में महत्वपूर्ण कार्य ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ और 12 दिसंबर 1911 और दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। इसी भव्य दरबार में कहा गया कि जो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था वह एक भूल थी, इसको रद्द कर दो और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ला दो। यही बात हुआ था कब? जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे। लॉर्ड हार्डिंग की बग्घी पर 1912 में क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के द्वारा क्या किया था? बम फेंका गया था। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार दे दिया गया इसी समय में। और फिरोज शाह मेहता के द्वारा बंबई क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से प्रताप पत्रिका का प्रकाशन भी इसी समय में हुआ। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को, ये लॉर्ड हार्डिंग की बात हो रही है, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक मदन मोहन मालवीय का कुलपति नियुक्त किया गया इसी के समय में। और 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल का गठन किया गया। इतनी चीजें इसके समय में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें 1916 से 1921 की बात करेंगे। इनके समय में 1919 का रोलेट एक्ट, आपको पता है रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड स्वीकृत हुआ था और प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था। भारत सरकार अधिनियम 1919 मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार विधि के समय में आया था, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा है कि 1916 में पूना में धोधो केशव करवे के द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया था इसी समय में। और सैडलर आयोग की नियुक्ति हुई थी जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच करने के लिए हुई थी। कई बार पूछा था कि सैडलर आयोग की नियुक्ति किस लिए हुई थी, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच करने के लिए हुई थी। खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह 1917 से 1918 इसी समय प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन आपको पता है कि 1920-21 के समय हुआ था प्रारंभ, और महात्मा गांधी की सत्याग्रह असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत भी इसी के समय में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसी के समय में हुआ था। अब आजाद हो गया देश और राजगोपालाचारी को जो है नियुक्त कर दिया गया गवर्नर। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि लॉर्ड माउंटबेटन की वापसी के बाद 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल थे। यह बात ध्यान रख लीजिए, प्रथम भारतीय, अगर ऐसे पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को क्या किया, लागू कर लिया। भारत का अंतिम वायसराय व स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय वायसराय का पद चल रहा था, तो वायसराय हो गए अंतिम और फिर से वायसराय के पद को हटा करके गवर्नर जनरल का पद ला दिया गया, तो उस समय प्रथम गवर्नर जनरल हो गए। या अगर पूछे कि अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्रता के बाद या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो यहां पर आपने अभी हमें आपको पढ़ाया कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब देखो थोड़ा सा बंगाल के नवाब के बारे में देख लिया, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए थे। हमने आपको पहले ही बताया है कि बहुत क्रमबद्ध के तरीके मत जाइएगा, लेकिन जो टॉपिक उठाया जाएगा उसको पूरा कंप्लीट उसमें बताया गया है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो बंगाल के नवाब, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो बंगाल के नवाब को जरा देख लो। देखो मुर्शीद कुली खां बंगाल का अंतिम गवर्नर था ये, ठीक है, मुर्शीद कुली खां 1713 से लेकर 1727 तक। इसी का दामाद था सुजाउद्दीन, इसका सुजाउद्दीन का पुत्र था सरफराज खां। इसके दो बेटे हुए, एक अलीवर्दी खां और एक मीर कासिम, ठीक है, ये जो सरफराज का दामाद था, ये बात ध्यान रखना। अब कह रहा है कि अलीवर्दी खां के जो बेटे हुए सिराजुद्दौला, मीर जाफर इसका पुत्र निजामुद्दौला, इस तरह से चला, और यही निजामुद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब भी देखने को मिलेगा। यह अलीवर्दी खान ने ही कहा था कि इसी ने कहा था कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी कि यदि इनको छेड़ दिया जाएगा तो न छेड़ा जाएगा तो शहद देंगे, और अगर इनको छेड़ दिया जाए तो मधुमक्खियों की तरह काट काट के खा जाएंगे, ये बात ध्यान, काट काट कर मार डालेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये क्रम रहा कहां पर, बंगाल के नवाबों का। तो बंगाल के नवाबों का क्रम देखना कि मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी, मीर कासिम। आपको पता है कि मीर जाफर, मीर कासिम, फिर मीर जाफर की मृत्यु होती है, मीर कासिम बैठाया जाता है, फिर उसके बाद निजामुद्दौला को बैठाया था, यही बंगाल का अंतिम नवाब होता है, यह बात ध्यान रखिए। सिराजुद्दौला के बारे में जो देखिएगा कि 1756 से 1757 तक, ठीक है, इसके समय में अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों में चंद्रनगर की क्या की, किलेबंदी प्रारंभ की थी, और नवाब के मना करने पर भी फ्रांसीसी क्या कहते मान गए थे, लेकिन अंग्रेज नहीं माने थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब कह रहा है कि अलीनगर की संधि इसी के समय में हुई, नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई अलीनगर की संधि 1757 में, और प्लासी का युद्ध कब हुआ है, 23 जून 1757 इसी के समय में, नदिया जिले में गंगा तट के किनारे पश्चिम बंगाल में। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नया नाम अलीनगर कर दिया था, और प्लासी का युद्ध अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव तथा नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, इसे पता ही होगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। कंपनी 1763 में मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया था, और मीर कासिम के विरुद्ध क्या किया था, जो है युद्ध छेड़ दिया था, ठीक है। और 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था, और अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। यह ध्यान रखना, 3 लोग एक तरफ, अंग्रेज एक तरफ, ये बात ध्यान रखना। और यहीं से अंग्रेज पूरी वर्चस्व के साथ भारत पर शासन के लिए तैयार हो गए। इसके बाद महत्वपूर्ण संधि किए, जाहिर सी बात है जब किसी को हराते थे संधि करते थे और उनसे उनका क्षेत्र लेते थे। यहाँ पर भी संधि हुई, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को, इसमें लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में संधि हुई।
इलाहाबाद के बहुत सारे कड़ा वाला क्षेत्र है वो अंग्रेजों के पास चला गया, इनको बहुत कम क्षेत्र मिला। और उसी के 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 दूसरी संधि होती है। यह संधि किसके बीच हुई? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में होती है। देखो जो प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, उसमें अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की जाती है। उसमें 1 लाख रुपए का इनको जो है पेंशन भी देने की बात की जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा मिलता नहीं है, मिला जुला करके सब अंग्रेजों का ही बोलबाला रहता है। बस ये संधि दोनों पूछी जाती है, ये ध्यान रखना। 12 अगस्त वाली, 16 अगस्त वाली किसके किसके बीच हुआ था? तो 12 अगस्त वाली शाह आलम के साथ हुआ था, जबकि 16 अगस्त वाली अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला में कंफ्यूजन होता है, शुजाउद्दौला की बात हो रही है। अब देखो 1757 से लेके 1857 तक कुछ प्रमुख विद्रोह हुए, किसके? जनजाति के विद्रोह, जनजातियों के विद्रोह हुए हैं। इन्हीं जनजातियों के विद्रोह को हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। देखो झारखंड में कुछ विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह। यह डेट भी याद रखना, मिलाने के लिए पूछा जाता है। 1831 से 1832 तक इसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह लड़ा गया, ठीक है, हुआ 1831 से 32। ठीक, कैसे याद रखोगे? तो बुद्ध बुद्ध को मान लो काले थे, तो बुद्ध कोल विद्रोह। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1857 की जो क्रांति उसके जस्ट पहले लड़ा गया 1855-56 में। किसने? तो 4 भाई थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, चारों भाइयों थे। ये भाइयों ने नेतृत्व किया था और संथालों के द्वारा विरुद्ध विद्रोह किया गया था, ठीक है। सिद्धू, कान्हू, चांद, किसके विरुद्ध विद्रोह किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि उस समय अंग्रेज थे, अंग्रेजों का ही शासन बढ़ता जा रहा था, तो अंग्रेजों के एक तरह से नेतृत्व करता या अंग्रेजों के ठेकेदार के रूप में जमींदार थे। तो जमींदारों के द्वारा जो लगान वसूली को लेकर के, अंग्रेजों के द्वारा उत्पीड़न को लेकर के सब विद्रोह होते थे। तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव के द्वारा संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में। मुंडा विद्रोह, जिसको बिरसा मुंडा कहते हैं, इसको धरती आबा कहते हैं, जगत पिता कहते हैं, 1899 में। ये ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण है। ताना भगत इसका जो नेतृत्व करता था। जतरा भगत कब? 1914 में। देखो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में जो लड़ा गया विद्रोह हुआ था वो बहाबी विद्रोह है, जो 1830 से 1860 तक चला। इसका नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद बरेलवी। इसका केंद्र पूछा जाता है तो पटना। बिहार पीसीएस में कई बार सवाल पूछा भी गया। देखो बंगाल के बारे में बात करें, थोड़ा सा इसका स्कैन सही नहीं आया, ध्यान रखना, हिल गया थोड़ा स्कैन, ब्लर आ गया है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान समझिएगा। बंगाल में हुए कुछ प्रमुख विद्रोह, जैसे सन्यासी विद्रोह। कब? 1763 से लेकर के 1800 तक विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह। इसका नेतृत्व सन्यासी गिर संप्रदाय के द्वारा किया गया है। आनंद मत का कथानक सन्यासी विद्रोह से मिलता है। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। फकीर विद्रोह 1776 में, इसका नेतृत्व किसने किया? फकीर विद्रोह का मजनू शाह और चिराग अली के द्वारा। पागलपंथी विद्रोह का कब हुआ? 1813 में। इसका नेतृत्व करम शाह टीपू और मीर ने किया। फराइजी विद्रोह दादू मियां के नेतृत्व में लड़ा गया, यह ध्यान रखना, 1838 1860 में। पावना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच में लड़ा गया, बहुत महत्वपूर्ण है, डेट पूछा था पावना विद्रोह। नील विद्रोह यह 1857 की आजादी के बाद, क्रांति के बाद 1859-60 में लड़ा गया नील विद्रोह, यह ध्यान रखना। नील दर्पण पुस्तक में संबद्ध किया गया, जिसके लेखक कौन? दीनबंधु मित्र है। तो नील विद्रोह कब हुआ? 1859-60 में। पावना विद्रोह कब हुआ? 1873-76 में। फराइजी विद्रोह कब हुआ? 1838 से 60 में। उड़ीसा विद्रोह देखो, उड़ीसा में विद्रोह एक हुआ खोंड विद्रोह 1873 में, चक्र बेसाई के नेतृत्व में। पाइका विद्रोह कहां पर हुआ है? पूछा था सीधा सीधा, उड़ीसा में 1817 में। नेतृत्व किसने? बख्शी जगबंधु ने किया। आंध्र प्रदेश रंपा विद्रोह 1922 से 1924, नेतृत्व सीताराम राजू के द्वारा किया गया, यह बात ध्यान रखना, नेतृत्व सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश। चेचू आदिवासी का विद्रोह 1920, ठीक है, चेचू आदिवासियों का विद्रोह 1920 में हुआ था, यह बात भी ध्यान रखना। असम। अहोम विद्रोह 1928, अहोम विद्रोह 1928, नेतृत्व गोमधर कुंवर के, ठीक है। अहोम विद्रोह जो हुआ है 1928 में हुआ है, इसका नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर ने किया था, यह बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खांसी विद्रोह 1828 से 1833, नेतृत्व कौन किया? राजा तीरथ सिंह, राजा तीरथ सिंह। यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। असम के एरिया में जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं, एक अहोम विद्रोह याद रखना, एक खासी विद्रोह। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, खांसी विद्रोह राजा तीरथ सिंह।
देखो नागालैंड में नागा विद्रोह, इनका नाम याद रखना, नेतृत्व रानी गोइडिल्लू के द्वारा किया गया था, काफी महत्वपूर्ण। मणिपुर में कुकी विद्रोह, जबकि पंजाब में कुका विद्रोह, देखो नीचे दिया है। पंजाब में जो कुका विद्रोह, उसका नेतृत्व किसने किया था? भगत जवाहर मल और राम सिंह कुका ने। केरल के मालाबार में महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ मोपला का विद्रोह 1921 में, ये ध्यान रखना। तमिलनाडु में पालीगारों का विद्रोह। पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह कई बार पूछा गया है, इसका नेतृत्व किया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह बाबाजी अहिरेकर के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। अब आइए 1857 का विद्रोह, वो हमने 100 वर्षों के जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए तो उसको हमने दिखाया। अब 1857 में जो प्रमुख विद्रोह हुआ है, उसका केंद्र कहां रहा, विद्रोह का नेता कहां रहा, इसकी तिथि कहां रही, इसका दमनकर्ता कौन था? देखो, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, दिल्ली में जो नेतृत्व करता थे कौन? बहादुर शाह द्वितीय या बख्त खां, ठीक है, जो सैन्य नेतृत्व को संभालते थे। ये बात ध्यान रखना। 11 मई को विद्रोह हुआ था और जो इस विद्रोह को दबाया था वो कौन था? अंग्रेज निकलसन और हडसन के द्वारा, पूछा जाता है। लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर ने। 4 जून को यहां पर विद्रोह हुआ था और कैंपबेल ने इसको दबा दिया था। कानपुर में विद्रोह नाना साहेब और तात्या टोपे के नेतृत्व में लड़ा गया था 5 जून को, और कैंपबेल ने यहाँ का विद्रोह को दमन कर दिया था। झांसी और ग्वालियर की बात करें, आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई, बाद में तात्या टोपे भी वहां पहुंच गए थे। 4 जून को ही हुआ था, हिरोज, जनरल हिरोज के द्वारा जो यहाँ का दमन किया गया था। इलाहाबाद में जो नेतृत्व किए थे विद्रोह का, लियाकत अली, कर्नल नील के द्वारा यहाँ का विद्रोह का दमन किया गया था। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा नेतृत्व किया गया था, कर्नल नील के द्वारा इसको दमन कर दिया गया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह के द्वारा नेतृत्व संभाला गया था, विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा जो है दमन कर दिया गया था। बरेली में खान बहादुर खां, विंसेंट आयर के द्वारा। फतेहपुर अजीमुल्लाह जनरल रेनई के द्वारा फतेहपुर में दमन कर दिया गया था, ये याद रखिएगा। देखो 1857 की कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं उसको ध्यान रखना कि जैसे 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा बगावत किया गया था, जो पश्चिम बंगाल में था, पहला विद्रोह। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। फिर 10 मई को देखो मेरठ छावनी में 3 रेजिमेंट के सिपाहियों ने बगावत कर दिया और जो कारतूस था उसको चर्बी से बना हुआ था, उसको मुंह से खींचने से मना कर दिया और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। 11 मई को दिल्ली पहुंच गया और जो बहादुर बूढ़े बादशाह थे हमारे मुगल बहादुर शाह जफर, उनको नेता घोषित कर दिया, उनको नेतृत्व में लड़ाई लड़ ली है। ये बात ध्यान रखना, डेट था। 1857 पर आधारित कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी गई, जैसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको किसने कहा? बी डी सावरकर। द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखा? अशोक मेहता ने। 1857 किसने लिखा? एस एन सेन ने, ठीक है, सरकारी इतिहासकार थे ये, सरकार की तरफ से लिखने के लिए इनको बोला गया था। 1857 सिपोय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो सिपोय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट 1857 किसने लिखा? आरसी मजूमदार ने लिखा। अब देखो यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था उसमें कई तमाम तरह के इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जैसे विदेशी इतिहासकारों का मत जरा जान ले कि इस 1857 के विद्रोह के बारे में उन्होंने क्या कहा। जैसे सर जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा? यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। अच्छा, जॉन लॉरेंस ने क्या कहा? अकेले, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ज्वाइंट था। यहाँ पर जॉन लॉरेंस ने कहा कि यह विद्रोहियों में कोई भी एक नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। सही बात ये बोला, ठीक है, कोई भी एक अच्छा लीडर होता यहीं पर यह हार जाते और भारत आजाद हो जाता। सर जॉन सीले ने अकेले स्टेटमेंट में क्या कहा? यह विद्रोह पूर्णतया देशभक्त रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका न कोई नेतृत्व न कोई जन समर्थक था। जाहिर सी बात है, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके बात करेंगे। बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा? 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, इन्होंने सही कहा। टी.आर. होम्स ने कहा यह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है, ठीक है, मतलब कि टी.आर. होम्स ने कहा कि सभ्यता और बर्बरता के बीच, मतलब कुछ लोग सभ्य हैं कुछ लोग बर्बर हैं, उन्हीं के बीच में संघर्ष हुआ है, ठीक है। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र है। अच्छा, इन्होंने कहा। अब भारतीय इतिहासकारों का पूछा जाता, थोड़ा इसको ध्यान रखना है। वी.डी. सावरकर ने कहा 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, यह पूछा जाता है। एस.एस. सेन ने कहा जो भी कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही, न राष्ट्रीय तथा न स्वतंत्रता संग्राम था। यह बात ध्यान रखना, न पहला, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम, कुछ नहीं था। प्रमुख कमीशन जरा से देख लो, इनाम कुछ कमीशन गठन किया गया था अलग अलग
जो कि जांच करने के लिए उसको देखो। जैसे इनाम कमीशन कमीशन 1854 में, डलहौजी ने जमींदारों एवं जागीरदारों की जांच के लिए बंबई में गठित किया। इन्होंने इसके तहत क्या किया, 35,000 जागीरों में से 20,000 जागीरें जब्त कर ली। इनाम कमीशन का संबंध जागीरों की जब्ती से था 1854 में। पील कमीशन 1858 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित किया गया था। और रॉयल कमीशन सैनिकों में भर्ती हेतु। प्रमुख किसान आंदोलन जरा सा देख लो, कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन भी चलाए गए, इसको जरा देख लो। देखो, जैसे रंगपुर किसान विद्रोह हुआ, वह किस क्षेत्र में हुआ था, पश्चिम बंगाल दिनाजपुर के समय में। इसमें नेतृत्व किसने किया था, धीरज नारायण ने किया था। मुपलाओं का विद्रोह 1836 में एक बार हुआ, एक बार 1921 में मालाबार रीजन में केरल में। नील विद्रोह अभी आपको पढ़ाया 1859-60 में बंगाल में दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में लड़ा गया था। इनका भी नाम याद रख लीजिएगा। पावना विद्रोह अभी हमने दिखाया आपको 1873 से 76 के बीच में, बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस से संबंधित थे। दक्कन विद्रोह देखो 1875 में महाराष्ट्र में। बिजौलिया आंदोलन मेवाड़ में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। खेड़ा सत्याग्रह देखो जितने भी हैं सब पूरे कंप्लीट यहाँ पर दिए गए हैं। किसान सत्याग्रह जो किसानों के आंदोलन है, देखो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा। अवध किसान सभा का आंदोलन जो है कब हुआ, तो 1920 में संयुक्त प्रांत वाले रीजन में झिंगुरी या बाबा राम सिंह, दो अलग अलग लोग थे, झिंगुरी सिंह और बाबा रामचंद्र ने इनका नेतृत्व किया था। एक आंदोलन कई बार पूछा तो 1921 में बाराबंकी, हरदोई और बहराइच में मदारी और पासियों का आंदोलन था। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार याकूब हसन के नेतृत्व में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सूरत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। बिहार किसान आंदोलन जो हुआ 1900 बिहार में हुआ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में लड़ा गया 1929 में। तेभागा आंदोलन देखो दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी बंगाल वाले रीजन में लड़ा गया। वारसाड आंदोलन गुजरात में हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। यह ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह था, वारसाड आंदोलन। ठीक है, इसमें प्रत्येक वयस्क से 2 रुपए 7 आने का कर लगाया गया था, डकैतियों को रोकने के लिए पुलिस व्यवस्था के रूप में। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रमुख किसान संगठन है, जैसे उत्तर प्रदेश किसान सभा, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण और गौरी शंकर, इन तीनों लोगों के द्वारा यह किसान सभा का गठन किया गया था उत्तर प्रदेश 1918 में। अवध किसान सभा की बात करोगे, बाबा रामचंद्र, झिंगुरी सिंह, ऊपर हमने दिखाया, सीधा सीधा मिलान करने के लिए था, ध्यान रखना। बिहार किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे तथा एनजी रंगिया इसके महासचिव थे, कई बार पूछा गया है। प्रथम इसका अधिवेशन लखनऊ में हुआ है। उसके बाद देखो कांग्रेस की स्थापना के बाद के कुछ प्रमुख संगठन, जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी 1885 में, तो कांग्रेस की स्थापना के बाद कुछ प्रमुख संगठन जैसे कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 में सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण के द्वारा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में एम.एन. राय के द्वारा। सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा। अवध किसान सभा 1920 में बाबा रामचंद्र के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के द्वारा एन.एम. जोशी संस्थापक थे इसके। स्वराज पार्टी आपको पता है 1922 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में के.वी. हेगड़ेवार के द्वारा। खुदाई खिदमतगार 1929 में खाब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक सब ऊपर पढ़ा जा चुका है, सिर्फ रिवीजन चल रहा है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में हमने बताया था। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, ये तो कांग्रेस की स्थापना के बाद, लेकिन कांग्रेस स्थापना से पहले कुछ राजनीतिक संगठन थी, कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी, उसको जरा देख लो। जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी था, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, तो जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना, मतलब जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करने के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। इसका मुख्यालय कलकत्ता। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में देवेंद्र नाथ टैगोर सचिव थे और राधा कांत अध्यक्ष थे। इसका मुख्यालय कोलकाता में। इसका उद्देश्य क्या था, राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाली एक प्रथम संस्था थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इसका उद्देश्य नागरिक सेवा, सिविल सर्विसेज की आयु 18 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाना। 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अन्य अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन आयोजित किया
और 1885 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में उसी समय आयोजित किया गया जब बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन चल रहा था। इसीलिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सूर्यनाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। कई बार पूछा गया था क्यों शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि इसी के समानांतर इनका भी एक जो है कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो कहां से भाग ले पाएंगे। 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या हो गया, कॉन्फ्रेंस, देखो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया। इंडियन लीग 1875 में सुशील कुमार घोष के द्वारा, 1976 में इसका स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। इसकी स्थापना सूर्यनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने किया था और 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अन्य अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन का आयोजन किया। कुछ चीजें महत्वपूर्ण है, बस मिलाने के लिए आता है, बस एक बार मैं पढ़ा रहा हूं, उसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, इसका पीडीएफ जाके डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में, मुख्यालय देखो लंदन में, बाहर हुआ था भारत के दादा भाई नेहरूजी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी लंदन में 1866 में, दादा भाई नेहरूजी। और बंबई एसोसिएशन के 1852 में, बंबई में इन तीनों के कौन है, दादा भाई नेहरूजी। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में, मुख्यालय बंबई में। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग। कई बार पूछा जाता है कि बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो 3 लोग थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग। कब, 1885 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई है, इसका मुख्यालय पूना में ही होगा। एमजी रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी। तो ये आपका जो महत्वपूर्ण आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी तथ्य थे, ठीक है, वो सारा हमने ले लिया। प्राचीन इतिहास तो संपूर्ण खत्म किया गया है, मध्यकालीन इतिहास संपूर्ण खत्म किया गया है, और हमने आपसे पहले ही बताया कि इसमें 75% आपका जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास, वो खत्म होता है। ये बात आप ध्यान रखना। इतना आप, चूंकि ये बार बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको आपको पढ़ाने का जो है सोचा था। तो ये कर लीजिएगा, समय मिलेगा तो एक क्लास और लेंगे पॉलिटी के लिए। पॉलिटी का भी पूरा कंप्लीट, जो मेन चीजें उसको भी कंप्लीट करा दी जाएगी। सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, इतना आप लोग काम है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।